सभी को नमस्कार। मेरा नाम है प्रफुल्ल राय और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल दी PYQ में। आज का हमारा टॉपिक है इंडियन जुडिशरी। इसमें हम पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे, हाई कोर्ट पढ़ेंगे और फिर जो जिला लेवल पे जो कोर्ट होता है उसको पढ़ेंगे। तो चलिए देर न करते हुए उसको शुरू करते हैं। इंडियन जुडिशरी, भारत की जो शासन प्रणाली है वो कैसी है? संघीय है, ठीक है। उसके बाद किंतु न्यायपालिका हमारी जो है वो कैसी है? वो एकीकृत है, ठीक है। तो शासन प्रणाली कैसी हो गई? संघीय, और न्यायपालिका एकीकृत। इसका मतलब क्या हुआ कि केंद्र और राज्य के लिए एक ही न्यायालय है और केंद्र व राज्य में शक्तियों का जो बंटवारा है वो नहीं किया गया है। जैसे रिट की जो पावर दी गई है वो केंद्र को भी दी गई है और राज्यों को भी दी गई है, मतलब सुप्रीम कोर्ट को भी और हाई कोर्ट दोनों को है, ठीक है। भारत में न्यायपालिका जो है उसके 3 लेवल होते हैं। सबसे ऊपर आता है सर्वोच्च न्यायालय, फिर उच्च न्यायालय है और उसके बाद आता है जिला एवं सत्र न्यायालय। और जिला सत्र न्यायालय के अंतर्गत ही सब ये मुंसिफ न्यायालय और न्याय पंचायत ये सभी आते हैं, ठीक है। तो सर्वोच्च न्यायालय जो है वो हमारे भारत में एक है और जो उच्च न्यायालय है ये भारत में अभी तक टोटल 25 है। जो न्याय पंचायत होती है ये गांव में होती है और इसका अन्य नाम क्या है? तो इसका अन्य नाम है पंचायत का न्यायालय, पंचायत अदालत और ग्राम की कचहरी भी इसको कहा जाता है, ठीक है। जो मुंसिफ न्यायालय होता है ये हर जिले में अनेक हो सकते हैं। इसमें कौन कौन से होते हैं? तो मुंसिफ मजिस्ट्रेट होते हैं या फिर सिविल जज होते हैं और न्यायिक मजिस्ट्रेट होते हैं, CJM। ये 2 तरह से इसमें होते हैं। जो जिला न्यायालय होता है, देखिए जो जिला न्यायालय है, जिला ये सिविल मामले देखता है, ठीक है। और जो सत्र न्यायालय होता है वो क्या देखता है? वो आपराधिक मामले देखता है। तो सुप्रीम कोर्ट से शुरू करते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट है उसका जो अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 124 लेकर के 147 तक, ठीक है। जो जुडिशरी है उसको हायर और लोअर 2 भाग में बांटा गया है। तो हायर में कौन आता है? तो हायर में आता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ठीक है। और जो लोअर जुडिशरी होती है उसमें जिला न्यायालय, मुंसिफ और न्याय पंचायत, ये तीनों आते हैं। ये कुछ प्रमुख अनुच्छेद हैं जो सुप्रीम कोर्ट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, ठीक है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का गठन जो होता है वो अनुच्छेद 124(1) के तहत होता है। इसमें भारत का, इसमें क्या कहा गया है 124(1) में कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, ठीक है। और उसके मुख्य न्यायाधीश होंगे और मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 7 अन्य न्यायाधीश होंगे। जब पहली बार ये बनाया गया था तो कितने थे? 7 अन्य न्यायाधीश थे। और जब तक संसद जो है विधि के द्वारा अधिक संख्या विहित नहीं करती है तब तक ये बना रहेगा। मतलब ये है कि जो अन्य न्यायाधीशों की जो संख्या है, चाहे जो आप ऐसे कह सकते, जो न्यायाधीशों की संख्या है उसको घटाने का और बढ़ाने का जो पावर दिया गया वो किसको दिया गया है? वो संसद के पास पावर है, वो संख्या को घटा बढ़ा सकती है। तो न्यायाधीशों की संख्या का अगर हम इतिहास देखें तो सबसे पहले 7 हुआ करता था ये, 7 के बाद फिर 10 हुआ 1956 में, फिर ये 13 हुआ, 13 के बाद फिर ये 17 हुआ, 17 के बाद फिर ये 25 होता है, फिर 30 होता है और फिर लास्ट में 33 होता है। और वर्तमान में ये भी ये 33 ही चल रहा है। इसके पहले 2008 में बदला गया था तो जब यहाँ पे 30 लोग हुआ करते थे। देखिए ये केवल सदस्य लोग हैं, मतलब ये लोग केवल न्यायाधीश लोग हैं। न्यायाधीश का जो मुख्य न्यायाधीश है अभी वो इनके बाद है। मतलब कि जैसे वर्तमान में अगर यहाँ पे 33 हमको दिख रहा है तो 33 के बाद अभी एक जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी यहाँ पे होंगे। मतलब टोटल ये 34 हो गया टोटल अगर देखा है तो। सुप्रीम कोर्ट के जो भी न्यायाधीश हैं इनकी संख्या का, इनका क्षेत्राधिकार, ठीक है, इनका वेतन, सेवा शर्त जो भी है, मतलब सारी की सारी जो पावर है वो किसमें निहित होती है? वो संसद में निहित होती है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सर्वोच्च न्यायालय का स्थान कहाँ पे होगा? ये है आर्टिकल 130 में आता है ये। तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो दिल्ली में स्थित है किंतु अन्य स्थानों पर भी सुनवाई कर सकती है यदि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो राष्ट्रपति के अनुमोदन से ऐसा स्थान सुनवाई के लिए नियत करते हैं। तो हैदराबाद में और श्रीनगर में ऐसी बैठकें हुई हैं। जब हैदराबाद, जब भारत आज़ाद हो गया और ये भारत में मिलने को तैयार नहीं था, ठीक है, तो हैदराबाद पे एक बार ये हुआ था और फिर श्रीनगर में भी सेम यही हुआ था कि जब भारत आज़ाद हो गया तो ये भी मिलने को तैयार नहीं था। इसने कहा कि हम स्वतंत्र रहेंगे, तो दोनों स्वतंत्र रहना चाहते थे। तो वहाँ पे जो है वो बैठक कराई गई थी, ठीक है। जो भी वहाँ पे कानूनी कार्यवाही थी वो किया गया था, वहाँ पे सुनवाई हुई थी। तो इम्पोर्टेंट इसमें क्या चीज़ यहाँ पे निकल के आया कि जो सर्वोच्च न्यायालय का जो स्थान है
वो दिल्ली में तो स्थित है, लेकिन वो दूसरे जगह भी कोर्ट जो है वो जा सकता है। ठीक है, कोर्ट को जाने के लिए परमिशन किसकी चाहिए? तो परमिशन चाहिए किसकी? राष्ट्रपति की। ठीक है, राष्ट्रपति परमिशन देंगे तब जो है सीजीआई जो है वो वहाँ से वहाँ जा सकते हैं। फिर न्यायाधीशों की जो योग्यताएं होती हैं, उनकी क्या एलिजिबिलिटी होती है, वो है तो 124 के 3 में दिया गया है ये। भारत के वो नागरिक हों, उसके बाद वो एक या फिर एक से अधिक हाई कोर्ट में, यहाँ पे एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लगातार होनी चाहिए, गैप कर करके नहीं होना चाहिए। लगातार कम से कम 5 वर्ष तक वो न्यायाधीश के रूप में काम किए हों, या फिर 10 वर्ष तक लगातार अधिवक्ता मतलब कि वकील के रूप में काम किए हों। ठीक है, एक या अधिक हाई कोर्ट में, मतलब हो सकता है कि 5 साल किसी हाई कोर्ट में, मान लीजिए 5 साल यूपी हाई कोर्ट में रहे हों, और मान लीजिए कि 5 साल जो है वो पंजाब हाई कोर्ट में रहे हों। ठीक है, इस प्रकार से तो 10 साल लगातार होना चाहिए। अलग अलग हाई कोर्ट हो सकता है, लेकिन यह है कि वो लगातार होना चाहिए बस। तो इसमें से हमको क्या रिजल्ट मिला कि जो न्यायाधीश होने के लिए योग्यता होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि जज अगर हैं तो जज 5 साल रहेंगे, और अगर वकील रहे हैं तो वो वकील जो है वो 10 साल काउंट होंगे। राष्ट्रपति की राय में एक पारंगत विधि वेत्ता हो, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि राष्ट्रपति की नज़र में आपको विधि का मतलब कानून का नॉलेज होना चाहिए। ठीक, तो ये कुछ अहर्ताएँ हैं जो होनी चाहिए अगर आपको न्यायाधीश बनना है तो। मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति होती है वो 124 के 2 में होती है। ठीक है, तो इसमें मुख्य और अन्य न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है वो कौन करता है? तो ये करते हैं हमारे राष्ट्रपति महामहिम। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों से परामर्श करने के बाद ये निर्णय लेते हैं। देखिए, जो अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति है ना, जैसे कि मान लीजिए कि कोर्ट में जैसे 33 लोग तो हैं। ठीक है, मान लीजिए अगर उसमें से एक लोग रिटायर हो रहे हैं, ठीक है, तो हमको एक पद भरना ही भरना है। तो अब हमारे भारत में 25 हाई कोर्ट हैं। 25 हाई कोर्ट में से किसी न किसी एक को तो हमको सुप्रीम कोर्ट में लेना ही पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे कि जो राष्ट्रपति है यहाँ पे, वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों से परामर्श करेगा। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट में जितने लोग थे उस समय, मान लीजिए उसमें 32 लोग बचे हुए हैं, और हाई कोर्ट, यहाँ पे हाई कोर्ट का क्या मतलब हो गया कि 25 हाई कोर्ट जो है, तो जिस हाई कोर्ट मतलब जैसे मान लीजिए अगर किसी को अगर जज बनाना है तो कहीं ना कहीं तो वो जज इसके पहले रहा ही होगा, चाहे वकील रहा होगा 10 साल। ठीक है, तो जहाँ से उसको उठा करके केंद्र में लाया जाएगा, मतलब सुप्रीम कोर्ट में ले आया जाएगा, वहाँ के हाई कोर्ट से वो सलाह करेगा। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ, ये केस हुआ था 1993। वैसे इतना जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी बेसिक आप जान लीजिए कि जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं, जैसे जज तो मान लीजिए 33 है, तो कौन उसमें से अगला जो चीफ जज माफ़ कीजिएगा, जो सीजीआई कौन बनेगा? तो ये निर्णय कैसे होगा? ये निर्णय ऐसे होता है कि जो सबसे सीनियर होता है, ठीक है, उसको बनाया जाता है। तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं कोलेजियम कहते हैं। कोलेजियम क्या होता है? कोलेजियम में 4 जो होते हैं सबसे सीनियर जज होते हैं, और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं। ठीक है, ये कोलेजियम होते हैं। टोटल ये 5 लोग हो गए। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे की जाती है? तो अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा? तो राष्ट्रपति ही करेगा। मतलब कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, और अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करेगा। लेकिन यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति होगी तो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, इनसे राष्ट्रपति जो है वो सलाह लेंगे। और यहाँ पे सलाह लेना ऑप्शनल नहीं है, सलाह लेना क्या है? अनिवार्य है। क्या है? अनिवार्य। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, ठीक है, इनको सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठतम से सलाह करना जो है वो आवश्यक होता है। और ये जो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं, ठीक है, अपनी ये सिफारिश जो है वो राष्ट्रपति को भेज देते हैं। ठीक है, तो इससे हमारा पूरा कंक्लूजन क्या निकला कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति कौन करेगा? तो राष्ट्रपति करेंगे। जो अदर जो जजेस हैं, जो 33 अदर जजेस हैं, उनकी अगर नियुक्ति करनी है, ठीक है, तो नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति ही करेगा। लेकिन जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनसे वो सलाह मांगेगा। ठीक, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या करेंगे? ठीक है, वो क्या करेंगे कि जो कोलेजियम बना हुआ है 4 जजों का, उनसे वो एक
सलाह मशवरा करेंगे और फिर सलाह मशवरा करके एक नाम फाइनल होगा। जो नाम फाइनल होगा वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या करेंगे, वो उठा के दे देंगे राष्ट्रपति जी को, और राष्ट्रपति जी उस पर अपना साइन कर देंगे, तो वो बन जाएंगे वहाँ पे जज। अब एक देखते हैं, एक और यहाँ पे बात इंपॉर्टेंट है कि हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं, तो हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, सुप्रीम कोर्ट के यहाँ पे 2 वरिष्ठतम न्यायाधीशों से सलाह करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर यहीं पे स्थानांतरण की बात आती है, मतलब ट्रांसफर करना है, तो 4 जजों से परामर्श जो है वो आवश्यक है, ठीक। अब ये 4 जज होते कौन कौन है, यहाँ पे भी माफ कीजिएगा, 2 पॉइंट और है कि जैसे 4 जजों से तो आवश्यक है, प्लस जहाँ से स्थानांतरण हो रहा है, जैसे जिस कोर्ट से, हमारे यूपी कोर्ट से अगर कोई पंजाब कोर्ट में जा रहा है, तो यूपी कोर्ट का चीफ जस्टिस होगा, उससे सलाह किया जाएगा। फिर पंजाब में जहाँ पे जा रहे हैं, ठीक है, ट्रांसफ़र होके, वहाँ के चीफ जस्टिस से सलाह किया जाएगा। तो 4 हो गए मतलब 4 सीनियर मोस्ट जजेस हो गए सुप्रीम कोर्ट के, और 2 जज हो गए हाई कोर्ट के, जहाँ से और जहाँ को, मतलब कि जहाँ से ट्रांसफ़र हो रहा है और जहाँ को ट्रांसफ़र हो रहा है। तो टोटल इस प्रकार देखा जाए कि स्थानांतरण में टोटल 6 लोगों की आवश्यकता होती है, ठीक है। मुझे लगता है आपको कन्फ्यूजन अब यहाँ पे नहीं होना चाहिए, सारा चीज़ क्लियर हो गया है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आता है कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, आर्टिकल 126, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश क्या होते हैं, मान लीजिए जो हमारे CJI हैं वो अवेलेबल नहीं है, अवेलेबल नहीं मतलब कि हो सकता है कि बीमार पड़ गए हों, चाहे उसे ऐसा कुछ काम हो गया हो, तो जब चीफ जस्टिस का पद रिक्त होता है तो राष्ट्रपति क्या करते हैं, जो भी अन्य जजेस होते हैं 33, उसमें से किसी एक को उनका कार्यभार संभालने को केवल दे देते हैं। जैसे मान लीजिए अगर 1 वीक अगर नहीं आने वाले चीफ जस्टिस, तो 1 वीक जो अदर जजेस होंगे उसमें से जो कोई सीनियर होगा उसको कार्यभार संभालने को दे दिया जाएगा। लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि जो राष्ट्रपति हैं उनको इसमें सलाह लेना आवश्यक नहीं है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, राष्ट्रपति सलाह नहीं लेंगे। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कार्यकारी, ठीक है, मतलब वो काम करेंगे, कार्यकारी होगा। अब यहाँ पे कहते हैं तदर्थ न्यायाधीश। तदर्थ न्यायाधीश बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इंग्लिश में कहते हैं एडहॉक, ठीक है। एडहॉक पे नौकरी लगती है ना, तो एडहॉक की नियुक्ति होती है। इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि जब सुप्रीम कोर्ट चालू होता है तो कुछ गणपूर्ति आवश्यक होती है, जैसे कि कोई प्रस्ताव आता है तो गणपूर्ति होती है ना, तो वैसे ही तो जब सुप्रीम कोर्ट चालू होता है तो गणपूर्ति होती है। तो इसमें जब सत्र में प्रारंभ हो और गणपूर्ति पूरी ना हो, मतलब कि जो कोरम होता है वो पूरा ना हो, तो क्या होता है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, ठीक है, राष्ट्रपति की पूर्व सलाह पर वो नियुक्त करते हैं अन्य जजेस को, और उसमें से अब देखिए एक पॉइंट है कि जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो वही तो आएगा। तो योग्यता में हम लोग क्या पढ़े थे कि 5 साल जज रहा हो या फिर 10 साल लगातार वकील रहा हो, ठीक है, और पागल दिवालिया ना हो, राष्ट्रपति के नज़र में विधिवेत्ता हो, तो ये हो गया उसका योग्यता। तो चीफ जस्टिस के नज़र में मतलब न्यायाधीश बनने का योग्यता रखता हो। और ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेकर के वो नियुक्त करता है। जैसे मान लीजिए कि अगर छत्तीसगढ़ का हाई कोर्ट है और यहाँ पे कोई योग्य एक जज है, तो अगर गणपूर्ति नहीं हो पा रही है, ठीक है, तो हमको करना पड़ेगा, तो यहाँ से जाएगा कहाँ पे, ये सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे जो जज हैं। तो जब जाएंगे तो जो छत्तीसगढ़ का जो हाई कोर्ट है उससे परमिशन लेना पड़ेगा, ठीक है, ये तो सिंपल सी बात है। तो यही है। तो ये जो प्रावधान है ना, ये जो गणपूर्ति का मतलब एडहॉक होने का जो प्रावधान है, ये कहाँ से लिया गया है, ये फ्रांस से लिया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद जो तदर्थ न्यायाधीश होते हैं, मतलब एडहॉक पे जो लोग होते हैं, वो केवल सुप्रीम कोर्ट में होते हैं, हाई कोर्ट में नहीं होते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ध्यातव्य है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से किसी अवकाश प्राप्त न्यायाधीश से भी अनुरोध कर सकते हैं, वह सहमत या असहमत हो सकता है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जो लोग रिटायर हो गए हैं, जो पहले जज रह चुके हैं, जो पूर्व जज हैं, ठीक है, जो पूर्व में जज रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं, चाहे हाई कोर्ट के भी कहीं जज रहे हों, तो होता क्या है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, ठीक है, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि ठीक है आप ही आ जाइए, आप गणपूर्ति जो वो कंप्लीट करा दीजिए। लेकिन इसमें जिससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जिस जज से,
हो सकता है कि वो सहमत भी हो सकता है और वो असहमत भी हो सकता है, मतलब हाँ भी कर सकता है और नहीं भी कर सकता है, फिर दूसरा जज खोजना पड़ेगा। ठीक है। न्यायाधीशों की पदावधि, इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि ये फ्रांस से लिया गया है ये प्रावधान, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। और जो तदर्थ न्यायाधीश होते हैं ना, ये केवल सुप्रीम कोर्ट में होते हैं, हाई कोर्ट में नहीं होते, और आर्टिकल इनका 127 होता है। न्यायाधीशों की पदावधि के बारे में अगर बात करेंगे तो 65 वर्ष की आयु तक जो मुख्य न्यायाधीश और जो अन्य न्यायाधीश हैं, ये 65 वर्ष की आयु तक ये रहते हैं। कोई भी न्यायाधीश जो है राष्ट्रपति को साइन करके अपना त्यागपत्र जो है वो कभी भी दे सकता है। तो नॉर्मली पॉलिटी वाले, मतलब पॉलिटी में ये देखा जाता है कि जो नियुक्ति करता है ना, उसी को त्यागपत्र दिया जाता है। ठीक है। तो राष्ट्रपति को त्यागपत्र ये लोग आराम से दे के मतलब रिजाइन कर सकते हैं। अब होता है न्यायाधीशों को हटाया जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यायाधीशों को हटाने के लिए दो आधार होते हैं। ठीक है। एक होता है प्रूव्ड मिसबिहेवियर और एक होता है इनकैपेसिटी, मतलब सिद्ध कदाचार और असमर्थता। इनको हटाने का प्रस्ताव जो है वो संसद के किसी भी सदन में आ सकता है, मतलब लोकसभा में भी आ सकता है और राज्यसभा में भी आ सकता है। इंपॉर्टेंट इसमें क्या है कि जो सदन की जो टोटल संख्या है, ठीक है, मतलब लोकसभा में तो 545, मतलब हाँ, और राज्यसभा में तो 250, तो कुल सदस्य संख्या का, माफ कीजिएगा, 252, तो कुल का 50% और धन 1, इतने लोग प्रस्ताव लेकर के आएंगे और उसमें से उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 जब बहुमत होगा तो ये विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। तो उसमें क्या हुआ कि जो प्रस्ताव आया है वो साधारणतः आया है, मतलब कि 50% +1, और अगर उसको पास होना है तो विशेष बहुमत से वो पास होगा। ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि जो सिद्ध कदाचार और जो असमर्थता की जांच की जो प्रक्रिया है, विहित करने की जो शक्ति है, वो किसको दी गई है? वो संसद को दी गई है। मतलब ये जो पूरी प्रक्रिया है, ये पावर किसके अंदर निहित है? ये पावर संसद में है। प्रस्ताव अगर लोकसभा में आता है, देखिए इंपॉर्टेंट ये है कि प्रस्ताव अगर लोकसभा में आता है तो 100 मेंबर मिनिमम होना चाहिए, और अगर राज्यसभा में आता है तो 50 मेंबर जो मिनिमम होने चाहिए। ठीक है। देखिए अभी एक रिसेंट में एक जो जज हैं जिनके घर पे वो 15 करोड़ रुपया जला हुआ मिला था, ठीक है, तो उनके खिलाफ इम्पीचमेंट आया हुआ है, और उसी मामले में जो हमारे उपराष्ट्रपति जी हैं उन्होंने इस्तीफा दिया हुआ है। तो यही है कि लोकसभा में 100 लोग होने चाहिए और राज्यसभा में 50 लोग होने चाहिए। ठीक है। प्रस्ताव जो है वो ग्रहण या न ग्रहण करने का जो पावर होता है वो अध्यक्ष में, चाहे सभापति में होता है। मतलब लोकसभा में आएगा तो अध्यक्ष को पावर रहेगा, राज्यसभा में आएगा तो सभापति जी को पावर रहेगा। वो एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और उसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं, जो भी बिल आएगा। प्रस्ताव अगर ये एक्सेप्ट हो गया, ठीक है, तो एक 3 सदस्यीय समिति बनेगी। ठीक है। 3 सदस्यीय समिति में कौन कौन होगा? तो एक सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होंगे, एक हाई कोर्ट के न्यायाधीश होंगे और एक प्रसिद्ध न्यायविद होंगे। ठीक है। ये 3 लोगों की कमेटी जो है उसकी जांच करेगी। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि रिसेंट में भी ये चल रहा है। ठीक है। और दोनों सदनों में ये विशेष बहुमत से पास होता है। विशेष बहुमत मतलब कि 2/3 किसके? उपस्थित प्लस मतदान करने वाले का 2/3 से पास हो जाएगा, और राष्ट्रपति इस पर साइन कर देगा तो फिर ये हट जाएंगे। हटाने की प्रक्रिया जो है वो, मतलब प्रक्रिया 3 बार अभी तक हुई है। पहली हुई थी वी रामास्वामी, एक जज थे, तो 1991 में लोकसभा में प्रस्ताव आया था। ठीक है, वी रामास्वामी के खिलाफ। दूसरे थे सौमित्र सेन, 2011 में, तो राज्यसभा में प्रस्ताव आया था। ये पास होने से पूर्व ही इन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। और तीसरा आया था PD दिवाकरन के खिलाफ 2010 में। तो सबसे पहले वाला है, क्या आप वही याद कर सकते हैं कि वी जो रामास्वामी है, इनके खिलाफ सबसे पहले जो है वो प्रस्ताव आया था इनको हटाने के लिए। शपथ और प्रतिज्ञान की बात करें अगर, तो शपथ जो है उनकी वो 124 के 6 वाले में है। ठीक है। राष्ट्रपति के समक्ष ये शपथ लेते हैं। ठीक है। या फिर राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष। ठीक है। तो राष्ट्रपति के समक्ष या फिर उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष ये शपथ लेते हैं। जैसे कि हम लोग वो पढ़ते हैं ना कि प्रोटेम स्पीकर। ठीक है। आप लोग क्या पढ़ते हैं हिंदी में? प्रोटेम स्पीकर। तो उस प्रोटेम स्पीकर वाले में क्या होता है नियम? प्रोटेम स्पीकर में नियम यही होता है कि जो राष्ट्रपति, एक्चुअली नियम तो ये है कि जो राष्ट्रपति है उनके सामने जो है वो जो शपथ लिया जाएगा, लेकिन राष्ट्रपति जी अपने तो आते नहीं है। राष्ट्रपति क्या करते हैं? अपने पावर का यूज करके किसी को नियुक्त कर देते हैं।
तो जिसको नियुक्त करेंगे उसको प्रोटेम स्पीकर कहा जाता है, और ये सबसे वृद्ध व्यक्ति नॉर्मली होता है। तो प्रोटेम स्पीकर के सामने जो सभी सांसद लोग हैं वो लोग शपथ अपना लेते हैं। तो इंपॉर्टेंट इसमें ये निकल के आया कि राष्ट्रपति के सामने ही ये शपथ लेंगे या फिर उसके द्वारा नियुक्त किसी प्राधिकारी के द्वारा, चाहे व्यक्ति के द्वारा, ठीक है। शपथ का जो प्रारूप है वो अनुसूची 3 में दिया गया है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। जो शेड्यूल 3 हमारा है उसमें इसका प्रारूप दिया गया है। ध्यातव्य है कि सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं और जो कैग हैं हमारे, ठीक है, कैग मतलब कि आर्टिकल 148 वाला, दोनों के लिए अनुसूची 3 में शपथ का एक ही प्रारूप दिया गया है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। हमारे हाई कोर्ट के जो भी न्यायाधीश, माफ कीजिएगा, जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश है वो, और हमारे जो कैग हैं, कंट्रोलर एंड अटॉर्नी जनरल जो हैं, उनके लिए जो अनुसूची 3 है उसमें जो प्रारूप दिया गया है, प्रारूप मतलब कि जो भी मतलब ऐसे लिखा होगा ना, ऐसे ऐसे करके जो भी लाइन लिखी रहती है वो दोनों का जो फार्मा होता है, फार्मा दोनों का सेम ही होता है, ठीक है। वेतन और भत्ते की अगर बात करें तो अनुच्छेद 125 में कहा गया है। इंपॉर्टेंट है कि इसका निर्धारण कौन करता है, तो इसका निर्धारण जो है वो संसद करती है। पहले 1 लाख हुआ करता था, अब 2,80,000 है, और पहले 90,000 हुआ करता था तो अब 2,50,000 है। तो मुख्य न्यायाधीश पाते हैं 2,80,000 और अन्य न्यायाधीश पाते हैं 2,50,000। ये भारत की संचित निधि से दी जाती है। इसमें कोई भी अलाभकारी परिवर्तन नहीं कर सकते। मतलब ये हुआ कि अगर 2,80,000 है तो इसको घटा करके आप 2.5 लाख नहीं कर सकते हो, जिनका 2.5 लाख है उसको 2.2 लाख आप उसको नहीं कर सकते हैं। तो अलाभकारी परिवर्तन नहीं हो सकता है, आप केवल उसको बढ़ा सकते हैं, घटा नहीं सकते हैं। न्यायाधीशों को प्राप्त जो उन्मुक्तियां हैं, ठीक है, उनको क्या क्या मतलब और मिलता है। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के आचरण के संबंध में संसद में कोई चर्चा नहीं होगी। ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है। और राज्य विधानमंडल में भी कोई चर्चा नहीं होगी, ठीक है। मतलब जो भी काम कोर्ट करती है, जो भी अपना ऑर्डर देती है, तो उसके विरुद्ध में आप देखेंगे कभी भी संसद में उसकी कभी कोई बुराई नहीं करता है, ठीक है। आप बोल ही नहीं सकते हैं क्योंकि ये लॉ है। न्यायाधीशों पर प्रतिबंध होता है कुछ, जो भी जज लोग होते हैं तो उन पर कुछ प्रतिबंध ये है कि जो भी सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश रह चुका है भारत में, ठीक है, वो कहीं पे भी वकालत का काम वो नहीं करेगा, ठीक है। वकालत का काम नहीं करेगा मतलब कि जैसे वो जो आर्टिकल 76 होता है ना, ठीक है, तो उसमें जो होते हैं अटॉर्नी जनरल, तो अटॉर्नी जनरल के रूप में तो काम कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो ऐसा कहीं भी वकालत नहीं करेंगे जहाँ पे सरकार के विपक्ष में वो जाके वकालत करें, ठीक है। आपको ये आगे भी देखने को मिलेगा। तो सरकार के विपक्ष में जाके वो कहीं भी वकालत नहीं कर सकते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट है, सर्वोच्च न्यायालय जो उसका क्षेत्राधिकार और शक्तियाँ। तो सर्वोच्च न्यायालय को 3 प्रकार का क्षेत्राधिकार दिया गया है। एक होता है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, दूसरा है अपीली क्षेत्राधिकार, और तीसरा है परामर्शी क्षेत्राधिकार, मतलब कि ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन अपीलेट होता है, और एक होता है एडवाइजरी। आप लोगों ने ये देखा होगा 143 आर्टिकल जो होता है वो सलाहकारी होता है ना। तो लेकिन एक चीज़ और है कि जो परामर्श वाला होता है क्षेत्राधिकारी, हाई कोर्ट को प्राप्त नहीं है। मतलब कि जो हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं वो सलाह नहीं दे सकते हैं किसको, राज्यपाल को, वहाँ पे वो नहीं दे पाएंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में होता है कि जो इंडिया के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI हैं वो सलाह किसको देंगे, राष्ट्रपति को देंगे। अब किस किस मामले में देंगे ये तो अभी बात की बात है। देखिए प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में क्या क्या आता है, ठीक है। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में आता है, देखिए कुछ मामलों में जो सुनवाई का अधिकार होता है वो उच्च न्यायालय जो उसका वो एब्सोल्यूट पावर है। मतलब केवल वो जब चाहे वो आराम से वो तुरंत सुन सकती है अगर उससे संबंधित कुछ मामला है। सुप्रीम कोर्ट का वह क्षेत्राधिकार जिसके तहत वो किसी भी मामले की सीधे सुनवाई करेगी उसका प्रारंभिक क्षेत्राधिकार कहलाता है। अब प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में 2 तरह के जो क्षेत्राधिकार हैं वो आते हैं। कौन सा, तो एक एब्सोल्यूट ओरिजिनल मतलब एक आत्यांतिक हो गया, और एक दूसरा कौन सा है, एक हो गया कनकरेंट मतलब कि समवर्ती हो गया। तो समवर्ती मतलब कि क्या हो गया, समवर्ती में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को, देखिए समवर्ती मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को दोनों को समान रूप से पावर दी जाती है, ठीक है। जैसे कि मूल अधिकारों से जो संबंधित मामला होता है तो मूल अधिकार का इसमें 32 हो गया और इसमें हाई कोर्ट में 226 हो गया। तो ये दोनों मामले जो है वो मतलब जो रिट वाले मामले होते हैं मूल अधिकार के, वो सारे मतलब हाई कोर्ट भी सुन सकता है, सुप्रीम कोर्ट भी सुन सकता है। तो दोनों को समान पावर दिया गया, इसलिए इसको क्या कहते हैं, समवर्ती कहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे मामले होते हैं जिनको केवल सुप्रीम कोर्ट को ही स्पेशल पावर है, केवल वही सुन सकती है। तो उसमें कौन कौन से मामले हैं, जैसे भारत सरकार या भारत सरकार के विरुद्ध कौन होगा, एक या एक से अधिक राज्य हो गए।
मतलब भारत सरकार है और कहीं 2 या 3 राज्य अगर मिल करके कोई केस लड़ते हैं तो ये मामला हो सकता है, वो सुप्रीम कोर्ट सीधे सुन सकता है। दूसरा, भारत सरकार और भारत सरकार के साथ कोई एक या एक से अधिक राज्य जुड़े हुए हों और उसके विरोध में कौन हो, एक या एक से अधिक राज्य जुड़े हुए हों, ठीक है। राज्य और राज्य का मामला हो, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि अगर कहीं जो नदी वाला जो विवाद होता है राज्यों के बीच में, ठीक है, तो वहाँ पे भी जो सुप्रीम कोर्ट है वो सीधे मामले को अपने पास बुला लेता है, ठीक है, सुओ मोटो से। फिर केवल वही विवाद जिसमें कोई ऐसा तथ्य, चाहे विधि का प्रश्न हो, ठीक है, शामिल हो, तो जो कोर्ट है वो सीधे जो अपने पास मामले को बुला सकती है। मतलब कि विधि का प्रश्न जहाँ पे भी रहेगा, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये बड़े एग्जाम में एक्चुअली पूछा जाता है। जहाँ पे भी विधि का प्रश्न हो, विधि का प्रश्न मतलब क्या होगा कि आपका जो भी ये कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है ना, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कोई भी ऐसी लाइन हो, ठीक है, जो लिखी गई है कॉन्स्टिट्यूशन में और वो क्लियर ना हो रही हो, जैसे कि मान लीजिए अगर कोई लाइन लिखी हुई है तो उसी लाइन का दो लोग अलग अलग अर्थ निकाल सकते हैं, ठीक है, तो अलग अलग अर्थ जब निकालेंगे तो वहाँ पे कन्फ्यूजन पैदा होगा, तो वो जाएंगे सीधे सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट कहेगी नहीं भाई आप दोनों लोग अर्थ मत निकालिए, हम आपको अर्थ निकाल के बता रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पे वो क्या हो गया, वो विधि का प्रश्न हो गया, ठीक है। तो विधि के प्रश्न पे सीधे सुप्रीम कोर्ट अपने पास बुला लेता है। फिर राजनीतिक मामले इसके अंतर्गत नहीं आते हैं, ठीक है, राजनीति जो है वो इसके परे है, राजनीति नहीं आएगी। सरकार के विरुद्ध जो है जनता के द्वारा प्रस्तुत मामले भी इसमें नहीं आते हैं। मतलब जो अगर जनता है, सरकार के विरुद्ध अगर कोई मामला है तो उसको भी सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट नहीं लेती है। संविधान लागू होने से पूर्व के संधि, जितनी भी संधि हुई होगी, करार हुआ होगा, जो भी सनद रहा होगा, तो जो भी विवाद है वो इसके क्षेत्राधिकार में नहीं आता है। मतलब ऐसे मामले सुप्रीम कोर्ट नहीं सुनती है। अंतर्राज्यीय जल आयोग, ठीक है, ये भी इसमें नहीं आता। देखिए इसमें आयोग की बात की गई है ना, आयोग इसमें नहीं आता है और ये आर्टिकल 262 में आता है। ऐसे मामले जो राष्ट्रपति हैं वो सुप्रीम कोर्ट के परामर्श के लिए भेज सकता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस प्रकार के जो मामले होते हैं वो राष्ट्रपति भेज देगा, किसको, सीधे सुप्रीम कोर्ट को भेज देगा। अब हमने क्या पढ़ा कि समवर्ती वाला हमने पढ़ा था कि ऐसे मामले जिसकी सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट को हाई कोर्ट को समान पावर हो, जैसे कि मूल अधिकार से संबंधित मामले, तो मूल अधिकार में रिट जारी होती है, रिट 32 और 226 में होती है। रिट 5 तरह की होती है, रिट को हम लोग अभी बाद में देखेंगे, ठीक है, रिट को हम लोग बाद में देखेंगे अभी डिटेल में। फिर दूसरा हमारा क्या है, दूसरा हमारा है अपीलीय क्षेत्राधिकार। तो अपीलीय क्षेत्राधिकार में से क्या होता है कि अगर जिला जज है तो जिला से अगर मान लीजिए आपको मतलब आप संतुष्ट नहीं तो आप कहाँ जाते हैं, आप हाईकोर्ट में जाते हैं, हाईकोर्ट में सिंगल बेंच, फिर डबल बेंच, वहाँ से भी संतुष्ट नहीं तो फिर आप कहाँ जाते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर तो कुछ है नहीं, क्योंकि पहले प्रीवी पर्स हुआ करता था तो वो समाप्त हो गया है। तो सुप्रीम कोर्ट भारत का जो है वो अंतिम अपीलीय न्यायालय है। मतलब इससे ऊपर आप नहीं जा सकते, इससे ऊपर आप अपील नहीं कर सकते हैं। उसे सभी हाई कोर्ट के विरुद्ध, जितने भी हाई कोर्ट भारत में है, उसके विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार है। अब अपील जो होगी वो किस किस मामले में होगी, ठीक है, ये एक मुख्य बात है। तो अगर संवैधानिक मामला है, ठीक है, तो अनुच्छेद 132 के तहत अपील होगी। अगर कोई सिविल मामला है, मतलब धन से संबंधित है, पैसे से संबंधित है, कहीं कोई बड़ा भ्रष्टाचार हो गया पैसे से संबंधित, तो वहाँ पे वो सिविल मामला हो गया, तो ये अनुच्छेद 133 में होता है। कोई क्रिमिनल मामला है अगर बहुत बड़ा, ठीक है, तो आर्टिकल 134 के तहत अपील होती है। और अगर कोई स्पेशल लीव, मतलब कि अवशिष्ट शक्तियों से संबंधित अगर कोई मामला है तो इसके लिए आर्टिकल 136 के तहत जो है वो अपील होती है। अब ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई एग्जाम में पूछा भी हुआ है कि जो उच्चतम न्यायालय है, आप जब उसमें जाएंगे अपील लेके तो आपको एक प्रमाण पत्र लेके जाना पड़ता है, जो कि मिलता है कहाँ से है, वो हाई कोर्ट से मिलता है। तो हाई कोर्ट क्या करती है कि हाई कोर्ट जो आर्टिकल 134A है ना, ये 134 हमारा किस में था, तो 134 हमारा किस में था, क्रिमिनल मैटर में है, ठीक है। 134A के तहत इसको दिया जाता है और अनुच्छेद 134 का जो है ये 44वें संविधान संशोधन में ये जोड़ा गया था। वैसे इतना डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन चूंकि नोट्स में बना हुआ है तो ठीक है, देख लीजिए। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी कई एग्जाम में पूछा जाता है कि जो संवैधानिक मामले होते हैं जब वो सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो उनको कितने जजों की बेंच जो है वो बैठ के देखती है। तो इम्पॉर्टेंट है कि कम से कम 5 जज होने चाहिए, ठीक है, 5 लोग बैठेंगे, 5 जज, तो फिर वहाँ पे कोई जो संवैधानिक मामला है वो सुप्रीम कोर्ट में वो सुना जाएगा। सिविल मैटर में क्या होता है कि सिविल मैटर में विधि के व्यापक महत्व का अगर प्रश्न हो तो उसका विनिश्चय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आवश्यक हो। मतलब अगर कोई ऐसा विधि का प्रश्न फंस गया है
और उसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो मतलब जो एक्सप्लेनेशन है वो देना अगर आवश्यक है तो हाई कोर्ट में एक जज की बेंच द्वारा दिए गए फैसले के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं हो सकती है। हाई कोर्ट में, जैसे हाई कोर्ट में देखिए सिंगल बेंच होता है, डबल बेंच होता है, मतलब कि एक जज बैठते हैं, दो जज बैठते हैं। तो जो डबल बेंच के खिलाफ ही आप जा सकते हैं, सिंगल बेंच के खिलाफ और डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। ठीक है, आप सिंगल बेंच से संतुष्ट नहीं, आप डबल बेंच में जाइए। फिर क्रिमिनल मैटर पे आते हैं, तो क्रिमिनल मैटर में हमने देखा कि हाई कोर्ट के प्रमाण पत्र के साथ आप जा सकते हैं या फिर आप उसके अथवा उसके बिना भी जा सकते हैं, और इसमें दो तरह से जो अपील है वो की जा सकती है। वैसे ये सब तो पीसीएस चाहे आईएएस लेवल का है, लेकिन आप इसको मत पढ़िए, छोड़ दीजिए। आप यहाँ पे ये केवल जानिए कि जो जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में वो होता है आर्टिकल 134 के 2 के द्वारा ही केवल हम जा सकते हैं, बस। स्पेशल लीव क्या होती है आप ये जान जाइए। तो स्पेशल लीव में असाधारण व गंभीर मामलों से में हस्तक्षेप की जो शक्ति होती है उसमें जो सुप्रीम कोर्ट है फिर वो इंटरफेयर करता है। मतलब इसमें ये हो गया कि सशस्त्र बल जो है, सशस्त्र बलों के द्वारा अगर कोई निर्णय दिया गया है, ठीक है, तो वहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट है वो इंटरफेयर नहीं करेगा। लेकिन अगर और पूरे भारत के अंतर्गत अगर और कोई ऐसा निर्णय दिया गया है, जैसे कि जो निर्णय है, डिग्री है, दंडादेश, आदेश जो भी है, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट जो है वो इंटरफेयर कर सकता है। लेकिन अगर जैसे मान लीजिए अगर कोई सेना का आदमी है, उसका क्या हो गया है, कोर्ट मार्शल हो गया है, कोर्ट मार्शल हो गया, वो ये कहे कि हम हमारा जो आर्मी में जो कोर्ट मार्शल हुआ उससे हम संतुष्ट नहीं हैं, हम जाएंगे कोर्ट, तो ये चीज़ संभव नहीं है। उसको क्या, उसको कौन देखेगा, उसको सेना का जो कोर्ट होता है, स्पेशल होता है, वो उसको देखेगा। ठीक है, उसको ये लोग नहीं देखेंगे। अनुच्छेद 136 में जो भी अवशिष्ट शक्तियां होती हैं, ठीक है, उसके तहत सुप्रीम कोर्ट की सुनने की वो पावर है। परामर्शी क्षेत्राधिकार हमने ये पढ़ा था। तो परामर्शी क्षेत्राधिकार में क्या होता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो सलाह किसको देती है, राष्ट्रपति को। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट है छोटे छोटे, आप देख लीजिए कि यदि कभी राष्ट्रपति को प्रतीत हो कि विधि या तथ्य का कोई ऐसा प्रश्न हो जो सार्वजनिक महत्व का हो तो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। ठीक है, तो विधि का प्रश्न है, चाहे कोई ऐसा तथ्य फंस गया, जैसे कि ये जो राम मंदिर वाला मुद्दा हुआ था, तो उसमें जो राष्ट्रपति जी हैं उन्होंने प्रश्न पूछा हुआ था। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ है, जैसे जो सुप्रीम कोर्ट है वो कभी भी स्वप्रेरणा से परामर्श नहीं देता है। मतलब खुद कोई मामला अगर ऐसा फंसा हुआ है, मान लीजिए राम मंदिर वाला ही मुद्दा था, तो राष्ट्रपति जी जो भी थे, तो ऐसा नहीं था कि सुप्रीम कोर्ट खुद से कोई सलाह दे देगी। जब राष्ट्रपति जी सलाह मांगेंगे तभी सलाह दिया जाएगा। दूसरी बात कि अगर राष्ट्रपति जी सलाह मांगते हैं तो सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है। हो सकता है कि वो सलाह दे दे, हो सकता है कि सलाह वो न दे। तो यहाँ पे राष्ट्रपति न तो मांगने के लिए बाध्य है, न तो सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए बाध्य है। ठीक है, दोनों इसमें हो गया। 143 के 2 में क्या कहा गया है कि यदि राष्ट्रपति संविधान लागू होने से पूर्व में जो भी संधि हुआ था, जो भी समझौता हुआ था, जो भी जितना भी आदेश सारा पारित हुआ था, उसमें जो सुप्रीम कोर्ट जो है वो सलाह देने के लिए बाध्य है। ठीक है, लेकिन जो राष्ट्रपति है वो सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो मतलब क्या हो गया कि 1947 से पहले के जो भी मामले हैं, अगर उस मामले से संबंधित अगर राष्ट्रपति सलाह मांगता है तो सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए बाध्य है, लेकिन राष्ट्रपति उस सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो जब भी सलाह राष्ट्रपति मांगेगा उसके लिए मिनिमम 5 जजों की बेंच जो है वो होनी चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट का ये जो परामर्शकारी चाहे सलाहकारी जो क्षेत्राधिकार है, ये कहाँ से लिया गया है, ये कनाडा से लिया गया है। ठीक है, तो हमने 2 चीज़ क्या पढ़ लिया, हमने एक पढ़ा था क्या, एडहॉक वाला पढ़ा था। एडहॉक कहाँ से लिया गया था, तो वो लिया गया था फ्रांस से। ठीक है, और जो परामर्शकारी क्षेत्राधिकार ये कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है कनाडा से। आपको 2 चीज़ें यहाँ पे याद करनी है। ब्रिटेन और अमेरिका में न्यायाधीश को ये क्षेत्राधिकार जो ये प्राप्त, मतलब जो न्यायाधीश न्यायपालिका को ये अधिकार जो प्राप्त नहीं है। अब आते हैं अभिलेख न्यायालय। अभिलेख न्यायालय बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये इसका आर्टिकल पूछा जाता है, आर्टिकल 129 में आता है ये। इसमें होता क्या है कि जैसे जो भी आपने सुना होगा कि अगर आप कोई भी केस, मतलब आपके अगल बगल कभी भी कोई केस अगर लड़ा होगा तो उसमें कहते हैं कि हम इस केस की नज़ीर दे रहे हैं। नज़ीर मतलब कि मतलब पहले वो हो चुका है और हम उसी के आधार पे अपना हम जो केस है वो भी केस मेरी ही तरह है, तो उसका एक हम यहाँ पे तथ्य दे रहे हैं और उसी हिसाब से आप मेरा निर्णय जो है वो दे दीजिए। ठीक है,
तो ऐसे न्यायालय के निर्णय और कार्यवाही जो है वो लिखित होती है। मतलब सुप्रीम कोर्ट में जो भी केस चल रहा होता है तो उसकी कार्यवाही जो होती है वो लिखित होती है। आप देखेंगे कि कोर्ट के जस्ट ऐसे नीचे एक आदमी बैठा रहता है, टप 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 टाइपराइटर से कुछ ना कुछ हमेशा लिखता रहता है, ठीक है। और एक लोग होते हैं वो शॉर्ट हैंड से लिखते हैं, ठीक है। तो जो कार्यवाही होती है, जो निर्णय होता है वो लिखित होता है और इसको एक अभिलेख के रूप में, मतलब एक रिकॉर्ड के रूप में रखा जाता है। और जो भी उसके नीचे के न्यायालय, मतलब कि जो हाई कोर्ट हो गया, फिर जो जिला पे जो न्यायालय होता है, ठीक है, उन सभी के लिए ये पूर्ण निर्णय चाहे प्रेसिडेंट के रूप में पेश किया जाता है। इसके जितने भी निर्णय हैं वो साक्ष्यात्मक इनका मूल्य होता है, ठीक है। मतलब ये बहुत वैल्यू रखते हैं जो भी सुप्रीम कोर्ट में होता है। और अगर ऐसी मान लीजिए कोई न्यायालय है कि इस मान लीजिए हमने अपना पक्ष रखा और हमने कहा कि इस केस में ऐसा हुआ था, ठीक है, लेकिन अगर कोई कोर्ट है वो कहे कि नहीं हम इसको नहीं मानेंगे, तो वो उसकी अवमानना हो गई, तो क्या होगा कि वो कोर्ट दंडित होगी। या फिर इसमें ये हो सकता है कि अगर कोई कोर्ट है कि किसी को मान लीजिए आने का अगर आदेश देती है, जैसे कि कोर्ट होती है कहती है कि आपको समन दिया जाता है कि आपको 5 दिन के अंदर जो कोर्ट में उपस्थित होना है, ठीक है। तो अगर इसकी अगर कोई अवमानना करता है तो ऐसे व्यक्ति को दंडित किया जाता है। पूर्व विलोकन का क्षेत्राधिकार, मतलब कि जुडिशियल रिव्यू, इसका भी आर्टिकल सीधे सीधे पूछा जाता है। तो जुडिशियल रिव्यू आर्टिकल कितना है, 137 है। जुडिशियल रिव्यू क्या होता है कि जैसे अगर सुप्रीम कोर्ट है, अगर अपना कोई निर्णय अगर पहले दे चुकी है तो उस निर्णय को वो बदल सकती है। ऐसा नहीं कि जो निर्णय दे दिया फिर वो एकदम पक्की लकीर हो गया, उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जो पहले का निर्णय है उसको बदल सकती है। सुप्रीम कोर्ट का ये जो अधिकार है संसद द्वारा बनाई गई विधि अनुच्छेद 145 के तहत बनाए गए नियमों के अधीन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो गया कि आर्टिकल जो 145 है इसके द्वारा ही संसद ने जो कोर्ट है, मतलब जो सुप्रीम कोर्ट है, उसको पावर दिया हुआ है कि आप जुडिशियल रिव्यू आप कर सकते हैं। कुछ मामलों में अंतरण की शक्ति। अंतरण क्या होता है कि जो मतलब स्वेच्छा से कोई मामला अगर देश में चल रहा है तो उसको स्वेच्छा से बुला लेना। जैसे मान लीजिए अगर कहीं आपने सुना होगा कहीं अगर कुछ बहुत बड़ा कहीं कोई कांड हो जाता है, ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर रेप ही अगर हो गया कहीं, आपने सुना होगा कि पूरा एकदम पूरा शहर का शहर उमड़ जाता है, तो कोर्ट क्या करती है, सुप्रीम कोर्ट क्या करती है कि उस मामले को सीधे कि मतलब उस मामले में कोई गलत काम ना हो जाए, क्योंकि जनता की भावनाओं से जुड़ा हुआ मामला है, अगर कुछ भी हो गया तो दंगे भड़क सकते हैं। तो कोर्ट क्या करती है कि उसको सीधे अपने पास बुला लेती है। तो इस मामले में अंतरण की शक्ति में यह है कि आर्टिकल जो 339 का क है, मतलब कि ए है, इसके तहत सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट तथा हाई कोर्ट से कुछ मामले सुप्रीम कोर्ट में सीधे मंगा सकती है, ठीक है। मतलब एक हाई कोर्ट अगर है तो इस हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर सकती है कोई मामला, या फिर हाई कोर्ट से वो सीधे अपने पास मंगा सकती है मामला, ठीक है। 2 या 2 से अधिक हाई कोर्ट में अगर कोई एक ही मामला अगर चल रहा है, ठीक है, तो उसको भी वो मंगा सकती है। जैसे कि मान लीजिए कि एक हाई कोर्ट ये है, H1 हो गया ये, और ये हो गया H2। और मान लीजिए जल विवाद का मामला चल रहा है 2 राज्यों के बीच में, तो अब होगा क्या, तो दोनों हाई कोर्ट जो एक ही मामले में अलग अलग निर्णय न दे दे, ठीक है, इससे बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, उसको अपने पास मामले को बुला लेती है। तो उसको क्या कहते हैं कि ये 100 प्रेरणा से, मतलब कि सुओ मोटो से ये बुला लेती है, और या फिर महान्यायवादी या फिर कोई किसी पक्षकार के आवेदन पे वो इसको बुला लेती है। यह अनुच्छेद मतलब 139 का क जो है ये 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था और 44वें में। तो जो स्वप्रेरणा वाला मामला है बुलाने का, ये 44वें में जुड़ा था, और ये महान्यायवादी वाला ये 42वें में जुड़ा था। इतना डिटेल नहीं जाना है, बस आपको यही जानना है कि अंतरण की शक्ति होती है और 139 क में होता है, बस उसको स्वप्रेरणा से बुलाता है और महान्यायवादी के आवेदन पे बुलाता है, बस। फिर इसमें आबद्धकारी शक्तियाँ, मतलब कि बाइंडिंग लॉज, ये है आर्टिकल हमारा 141। तो उसमें क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट जो भी निर्णय देती है ना, वो हाई कोर्ट पे या फिर उससे निचली अदालतों पे क्या होता है, मान्य मतलब बाध्य होता है, ठीक है। मतलब जो भी निर्णय, जैसे कोई ऐसा केस रहा हो जो हाई कोर्ट में गया हो और हाई कोर्ट से फिर सुप्रीम कोर्ट में गया हो, और सुप्रीम कोर्ट में जाके जो डिसीजन है वो पलट गया हो, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट उस पर जो भी डिसीजन दे देगा वो हाई कोर्ट को मानना पड़ेगा। इसमें बस यही है। इसमें भारत में पूर्व निर्णय का जो सिद्धांत था, मतलब डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंट को अनुच्छेद 141 के तहत संवैधानिक मान्यता जो है वो दी गई है। सुप्रीम कोर्ट अपने पूर्ववर्ती निर्णय से आबद्ध नहीं होती है, मतलब कि अगर कोई डिसीजन पहले दे दिया है तो फिर से वो आबद्ध नहीं है, फिर से वो उस पर अगला निर्णय जो दे सकती है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था किसमें, जुडिशियल रिव्यू में पढ़ा था, ठीक है, कि जुडिशियल उसको फिर से रिव्यू करेगी उस डिसीजन को, और फिर से जो सही डिसीजन होगा उसको वो देगी।
सुप्रीम कोर्ट में किसी भी बड़ी पीठ का जो निर्णय होता है वो छोटी पीठ पर आबद्ध कर मतलब कि बाध्यकारी होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर 5 जजों की बेंच है, अगर कोई फैसला अगर दे रही है तो वो फैसला 2 जजों की बेंच पर बाध्यकारी होगा। ठीक, बाध्यकारी मतलब कि 2 जजों की जो बेंच उसको मानना पड़ेगा। मूल विधियों की रक्षक होती है सुप्रीम कोर्ट, तो आर्टिकल 32 के तहत जो है वो मूल अधिकारों की रक्षा करती है। आर्टिकल जब आप 13 पढ़ेंगे तो 13 के 2 में कहा गया है कि ऐसी कोई विधि, ठीक है, ऐसी कोई विधि जो मानव अधिकारों को छीनती है या फिर उसको न्यून मतलब कि कम करती है, वो शून्य घोषित कर सकता है। ठीक है, आर्टिकल 13 का 2 उसको 0 कर देगा। मतलब ऐसी कोई विधि बनी हो जो कि आपके फंडामेंटल राइट को अगर हानि पहुंचा रही है या फिर उसका जो पावर उसको कम कर रही है, तो आर्टिकल 13 का 2 जो होता है वो उसको कम कर देता है। तो एक आर्टिकल 32 हो गया, एक आर्टिकल 13 का 2 हो गया। ये दोनों आप फंडामेंटल जो पावर है उसको मतलब मेंटेन करते हैं, उसको बनाए रखते हैं। देखिए, जो जुडिशियल रिव्यू है ये हमारा कानून अमेरिका से लिया गया है, यूएसए से लिया गया है, और ये सिर्फ वर्तमान में केवल भारत और अमेरिका में ही यूज होता है। ये ब्रिटेन में, चाहे कनाडा में, चाहे ऑस्ट्रेलिया और कहीं यूज नहीं होता है। 138 139 आप देख सकते हैं। तो 138 तो कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब ये संसद जो है वो, बस आपको ये फैक्ट जानना है कि संसद जो है वो सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता में वृद्धि कर सकती है। तो यही हुआ कि कौन वृद्धि कर सकता है, तो संसद कर सकती है बस। और 139 में यही है कि जो रिट जारी करने की शक्ति है उसमें वृद्धि के बारे में है ये 139वां जो है ये। तो हाई कोर्ट जो है वो मूल अधिकारों का और किन्हीं प्रयोजनों के लिए रिट जारी कर सकती है। एक्चुअली जो रिट में जो पावर होती है ना, वो हाई कोर्ट की पावर जो है वो ज़्यादा होती है सुप्रीम कोर्ट से, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट होती है वो केवल रिट होती है। ठीक है, रिट के लिए केवल मतलब वो सुप्रीम कोर्ट केवल 5 रिट जारी कर सकती है, और हाई कोर्ट जो होती है वो 5 रिट भी जारी करेगी या फिर और किसी प्रयोजन के लिए भी रिट जारी कर सकती है। आर्टिकल 140 इंपॉर्टेंट है, केवल यही पूछता है कि आनुषंगिक शक्तियाँ किस आर्टिकल में है, तो ऑक्सिलरी जो पावर होती हैं वो आर्टिकल 140 में है। 142 मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आता है। इसमें आर्टिकल जो 142 है उसको सुधारात्मक याचिका कहते हैं, चाहे फिर इसको कहते हैं क्यूरेटिव पिटिशन। देखिए, होता क्या है कि जब भी कोई केस होता है, समझिए जरा यहाँ पे, जब भी कोई केस हुआ, मान लीजिए कोई केस होता है ए बनाम ए वर्सेस बी, कोई केस हुआ और इसका कोई क्या आया, डिसीजन आ गया। अब डिसीजन आया है तो अब इसको हम मान लीजिए पार्टी ए जो है इस डिसीजन से संतुष्ट नहीं है, तो वो क्या करेगी, वो दायर करेगी अब जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, अब जुडिशियल रिव्यू दायर करेगी और जो डिसीजन आता है फिर से मान लीजिए अगर उससे ए फिर से सेटिस्फाइड अगर नहीं है, तो फिर ए क्या करेगा, फिर ये दायर करेगा क्यूरेटिव पिटिशन, ये दायर करेगा। ठीक है, तो मतलब कि एक डिसीजन पे हम 2 बार रिव्यू कर सकते हैं। और ये केस कौन सा था, रूपा हुर्रा बनाम अशोक हुर्रा का ये केस था। तो केस आपको नहीं याद करना है, पेट में इतना डिटेल नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपको ये जानना है कि 142 में क्यूरेटिव पिटिशन होता है बस। 145 से इंपॉर्टेंट है। 145 में सुप्रीम कोर्ट जो है, तो सुप्रीम कोर्ट को राष्ट्रपति के अनुमोदन से जो न्यायालय की जो पद्धति है और जो प्रक्रिया है उसको विनियमित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति जो है वो दी गई है। मतलब सुप्रीम कोर्ट का प्रोसीजर क्या क्या होगा, जो पद्धति क्या क्या होगी, उसके लिए पावर किसके पास है, तो वो संसद के पास नहीं है। आप यही थोड़ा सा स्पेशल केस है कि इसमें संसद के पास पावर नहीं होती, इसमें पावर होती है किसके पास, सुप्रीम कोर्ट के पास, और यही इस पे नियम बनाने की शक्ति भी रखता है। ठीक है, जैसे कि अब इसमें जैसे हमने कहा कि पद्धति क्या क्या है, तो पद्धति में क्या क्या होगा, जैसे कि न्यायाधीश हो गए, एकल न्यायाधीश हो गए, खंड न्यायाधीशों की शक्ति के बारे में ये सारा इसके बारे में बताया गया है। 145 का 3 कहता है कि वे मामले जो संविधान की व्याख्या करते हों, राष्ट्रपति के द्वारा सुप्रीम कोर्ट से मांगे गए परामर्श के लिए न्यूनतम 5 जजों की बेंच जो है वो उसके द्वारा सुनवाई की जाएगी। तो हमको बस ये फैक्ट जानना है कि 5 जजों की बेंच जो है वो सुनवाई करती है। आर्टिकल उतना बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। ये सारा हो गया। फिर सुप्रीम कोर्ट का जो भी प्रशासनिक व्यय होता है, मतलब वेतन का, भत्ता का, पेंशन का, ये सारा का सारा भारत की संचित निधि से दिया जाता है। और सुप्रीम कोर्ट अपने और अपने अधीनस्थ न्यायालयों के लिए कार्य प्रणाली का निर्धारण करने का जो अधिकार है वो सुप्रीम कोर्ट के पास ही होता है। ये
संसद के पास इसका अधिकार नहीं होता है। तो हमने ये जाना कि जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के पास न्यायालय की जो पद्धति है खुद के न्यायालय की, इसको डिसाइड करने का, इसकी प्रक्रिया को डिसाइड करने का पावर सुप्रीम कोर्ट के पास होता है। और उसके अलावा जो उससे लोअर कोर्ट होती हैं, जो अधीनस्थ न्यायालय होती हैं, उनका भी जो कार्य प्रणाली है ये भी सुप्रीम कोर्ट ही डिसाइड करता है। ये हमने स्पेशली वाला पढ़ा हुआ है। और एक सुप्रीम कोर्ट का था आईटी एक्ट से जो आर्टिकल 66A है उसको निरस्त किया गया था। और इसमें जैसे सोशल मीडिया पे जो भी आपत्तिजनक कोई चीज़ें डाल देता है तो उसमें यही है आर्टिकल 66 आईटी एक्ट में। ठीक है, अब देखिए कुछ मामले ऐसे हैं जिसपे जो राष्ट्रपति है उसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट से परामर्श जो है वो मांगी गई है। तो इसमें कौन कौन सा मामला था? एक है दिल्ली का विधि अधिनियम, ये 1951 का हो। ये पहली बार जो राष्ट्रपति हैं इसी मामले में सलाह मांगा था, सलाह मांगे थे सुप्रीम कोर्ट से। उसके बाद दूसरा मामला इंडी बेरुबारी मामला 1956 का है। फिर राष्ट्रपति चुनाव मामला 1974 है। फिर कावेरी जल विवाद है। फिर अयोध्या मंदिर वाला मामला है 1993 में। इसमें उसमें सुप्रीम कोर्ट में थे MN वेंकट चले गया था, इन्होंने सलाह देने से इनकार कर दिया था पहली बार। ठीक है, तो ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट है कि सलाह देने से इनकार कब किया गया था। फिर अपर कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति स्थानांतरण का मामला है, तो ये सब छोड़ दिए। अब देखिए ये थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चूँकि पेट 2023 में ना एक क्वेश्चन आया था, ठीक है, जो ऐसे ही एक वर्ड ऐसे पूछा हुआ था। तो आप इन तीनों को देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। कोर्टनिस क्या होता है? कोर्टनिस कोर्टनिक एक सूचना पद्धति है जिसके द्वारा देश में चल रहे किसी भी मामले की स्थिति के बारे में आप जान सकते हैं। मतलब जो भी मामला चल रहा हो, ठीक है, उसके बारे में आप जान सकते हैं। एक होता है कोर्ट का स्टेटस। कोर्ट स्टेटस, सुप्रीम कोर्ट में जो भी लंबित मामले हैं, चाहे निर्णित जो जिस पर डिसीजन आ चुका है, उसके केसों की स्थिति आप जान सकते हैं। लेकिन कोर्टनिक क्या है? कोर्टिंग में जो मामले चल रहे हैं उनकी स्थिति, और कोर्ट स्टेटस में जो मामले लंबित हैं, चाहे जो निर्णय जिनका आ चुका है, उनका स्थिति। फिर एक है ज्यूडिस। ज्यूडिस क्या है? NIC के द्वारा प्रचलित न्यायिक सूचना पद्धति है। इसमें 1950 से 2000 तक के सभी निर्णय को CD-ROM में मतलब कि उनको मतलब सेफ करके रखा गया है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की देखिए स्वतंत्रता कहाँ कहाँ पे होती है? न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट स्वतंत्र होती है। ठीक है, उसके बाद कार्यकाल की सुरक्षा, उनका कार्यकाल फिक्स होता है, उसको आप घटा बढ़ा नहीं सकते हैं। और मतलब पावर तो इसकी संसद के पास होती है। ठीक है, पावर इसकी किसके पास होती है? कार्यकाल बदलने की संसद के पास होती है। वेतन आदि की सुरक्षा होती है उनके पास। अवमानना पर दंड देने की अनुमति होती है। हम लोगों ने क्या पढ़ा था इसको? 108 किलो 129 वाला अभिलेख न्यायालय, अभिलेख न्यायालय। ठीक है, उसके बाद न्यायाधीश के आचरण के संबंध में संसद चाहे राज्य की विधायिका में कोई भी बहस नहीं होती है। ठीक है, केवल महाभियोग को छोड़कर, केवल महाभियोग में बहस होती है और किसी मामले में बहस नहीं हो सकती है। फिर अधिकारिता में वृद्धि हो सकती है परंतु कटौती नहीं हो सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सारा हमने पढ़ा हुआ है। सेवानिवृत्ति के बाद जो भी न्यायाधीश होते हैं उनकी वकालत पर रोक लग जाती है। केवल राजनैतिक पदों या फिर आयोगों से जुड़ी नियुक्तियों को स्वीकार करने से इनको नहीं रोका गया। मतलब अगर किसी आयोग के, आप सुनते होंगे कि किसी आयोग के ये अध्यक्ष बनाए गए हैं, तो जो अध्यक्ष बनते हैं वो मोस्टली सुप्रीम कोर्ट के जज ही होते हैं, पूर्व जज होते हैं। और सुप्रीम कोर्ट का जो उद्घाटन हुआ है वो हुआ 28 जनवरी 1950 को। मतलब 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र हमारा लागू होता है और उसके जस्ट 2 दिन बाद 28 को जो सुप्रीम कोर्ट है उसका उद्घाटन होता है। सुप्रीम कोर्ट ने ब्रिटेन की प्रीवी काउंसिल, ठीक है, का स्थान ग्रहण किया जो अब सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय था। ठीक है, तो प्रीवी काउंसिल कहाँ था? तो ये था ब्रिटेन में। जब भारत आज़ाद नहीं था तो उस समय जब भारत में जो सुप्रीम कोर्ट हुआ करती थी, अगर आप उससे संतुष्ट नहीं थे तो आप प्रीवी काउंसिल मतलब ब्रिटेन में जाके आप केस कर सकते थे। ठीक है, तो प्रीवी काउंसिल को अब खत्म कर दिया गया है। तो अब जो सबसे बड़ा जो सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय है वो सुप्रीम कोर्ट ही है। तो हमारा सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे खत्म होता है और हमारा टॉपिक यहाँ से शुरू होता है हाई कोर्ट का। ठीक है, तो हाई कोर्ट जो है हमारे देश में वो इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861 के माध्यम से बनाई गई है। सबसे पहले ये बना कहाँ पे था? तो सबसे पहले कलकत्ता में बना था 1 जुलाई 1882 को। और जुलाई के बाद आता है अगस्त। अगस्त में 14 अगस्त, माफ़ कीजिएगा 82 में 62 है। और 14 अगस्त 62 को, फिर 15 अगस्त 62 को। तो देखिए 14 अगस्त 15 अगस्त तो ये याद हो जाएगा आराम से, आज़ादी के आसपास का दिन है। लेकिन ये 1 महीना पहले का, 1.5 महीना, तो ये 1 जुलाई 1862 का है। ये जो हाई कोर्ट है ये हमारे भाग 6 में आता है और ये अनुच्छेद
214 से लेकर के 232 तक ये हाई कोर्ट आता है। ठीक है। 17 मार्च 1866 को इसी एक्ट के तहत पे जो चौथा उच्च न्यायालय है, मतलब कि हमारा इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। मतलब 62 के 4 साल बाद उच्च न्यायालय की स्थापना के बारे में अगर हम देखें तो हमारा जो अनुच्छेद 214 है, तो इसमें कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। ये आर्टिकल 214 में कहा गया है। और 214 को जब हम थोड़ा सा रिवर्स करेंगे तो ये आएगा हमारा 241। ठीक है, 214 से 241 बनेगा। तो 241 में जो भी यूनियन टेरिटरी होती है, मतलब कि संघ राज्य क्षेत्र जो होते हैं, उनके लिए जो उच्च न्यायालय होता है, तो उसमें 241 में बताया गया है। ठीक है, जो यूनियन टेरिटरी का जो उच्च न्यायालय होता है। ठीक है। फिर आता है आर्टिकल 231। 231 में कहा गया है संसद द्वारा दो या अधिक राज्यों और किसी संघ शासित क्षेत्र के लिए एक ही कॉमन हाई कोर्ट की स्थापना की जाएगी। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि जैसे मान लीजिए अगर हमारा पश्चिम बंगाल में अगर देखिए जो हमारा कलकत्ता हाई कोर्ट है, तो कलकत्ता हाई कोर्ट में अंडमान निकोबार भी आता है। ठीक है, तो अंडमान निकोबार तो एक संघ शासित प्रदेश हो गया। फिर ऐसे बहुत जगह का हाई कोर्ट है, जैसे हमारा महाराष्ट्र में जो बम्बई हाई कोर्ट है, तो बम्बई वाले में हमारा जो ये होता है, कौन सा एक है, दमन और दीव वाला जो है वो। ठीक है, तो दमन दीव वाला क्या है कि दमन दीव भी उसी में आता है। ठीक है, तो जो भी संघ शासित क्षेत्र हैं, चाहे जो पूर्वोत्तर के जो स्टेट हैं, तो वहाँ पे दो दो राज्य, तीन तीन राज्य का मिला करके, जैसे कि हमारा गुवाहाटी में जो आसाम में है, तो वहाँ पे वो कई राज्यों का वो मेन हाई कोर्ट है। ठीक है, तो इसी प्रकार ये हो सकता है कि दो राज्यों का, चाहे दो से अधिक राज्यों का, या फिर दो राज्य हों और उसमें कुछ यूनियन टेरिटरी हो, या फिर हो सकता है कि कोई एक ही राज्य और उसमें दो तीन यूनियन टेरिटरी जो है वो सम्मिलित हो, तो सबका हाई कोर्ट जो है वो कॉमन हो सकता है। तो कॉमन हाई कोर्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो 231 में बताया गया है। अतः राज्यों में हाईकोर्ट की स्थापना तथा उससे संबंधित व्यवस्था में परिवर्तन करने का जो अधिकार है वो किसके पास है? संसद को। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि व्यवस्था में परिवर्तन केवल कौन कर सकता है? स्थापना के बारे में हाईकोर्ट की संसद कर सकती है। तो 241 में देखिए कहा गया है कि संसद जो है वो संघ शासित क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय स्थापित करेगी या फिर कर सकती है। इस शक्ति का प्रयोग करके 1966 में, ठीक है, दिल्ली के लिए जो सबसे पहले हाईकोर्ट की स्थापना की गई थी। दिल्ली एकमात्र ऐसा संघ शासित क्षेत्र है जिसका अपना उच्च न्यायालय है। देखिए एक्चुअली जो नोट्स है ना, ये सन 2020 के आसपास का है। वर्तमान में अगर देखा जाए तो जो जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर का भी अपना हाई कोर्ट है। ठीक है, तो ये भी इसमें ऐड हो जाएगा क्योंकि ये हो चुका है। तो दिल्ली एकमात्र तो नहीं रह गया है। तो वर्तमान में टोटल अगर देखा जाए तो ये 25 जो है वो हाई कोर्ट बने हुए हैं टोटल। हाई कोर्ट का जो गठन होता है वो किस में होता है? तो 216 में होता है। ठीक है, हाई कोर्ट का गठन किस में है? 216 में है। प्रत्येक हाईकोर्ट का गठन किससे किससे होगा? तो एक मुख्य न्यायाधीश से होगा और अन्य न्यायाधीशों से मिलकर होता है, जिसकी नियुक्ति कौन करेगा? तो नियुक्ति राष्ट्रपति ही करेंगे, न कि राज्यपाल करेंगे। ठीक है, आप इससे कंफ्यूज नहीं होंगे। केंद्र में जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति करता है, जो सुप्रीम कोर्ट में जो भी नियुक्ति होती है, और जो राज्य में भी जो हाई कोर्ट की नियुक्ति होती है, मतलब वकीलों, जो न्यायाधीश हैं, जो अन्य न्यायाधीश हैं, उनकी नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति ही करता है। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पे अलग है थोड़ी सी कि हाईकोर्ट में जो न्यायाधीशों की संख्या है वो निश्चित नहीं है। हर हाईकोर्ट में संख्या जो अलग अलग, जैसे हमारा जो यूपी का इलाहाबाद हाईकोर्ट है उसमें संख्या 160 है, जो कि मैक्सिमम संख्या है। ठीक है, पूरे भारत में। और ये जो न्यायाधीशों की जो संख्या है वो राष्ट्रपति बढ़ाता है। राष्ट्रपति से मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि संसद बढ़ाती घटाती है। ठीक है, न्यायाधीशों की अर्हताएं, जो योग्यताएं क्या है, तो ये 217 में बताया गया है कि भारत का नागरिक हो, वही वाला है, और 10 वर्ष तक वो न्यायिक पद पे काम कर चुका हो, या फिर हाई कोर्ट एक से अधिक राज्यों में हाई कोर्ट में लगातार 10 वर्ष तक वो वकील रहा हो। ठीक है, न्यायिक पद यहाँ पे क्या होगा? देखिए जो वर्ड यूज हुआ ना, न्यायिक पद, इसका मतलब क्या होता है कि जैसे आप ये जानते होंगे कि कई जगह पे वो होता है, क्या कहते हैं, ट्रिब्यूनल जो होता है, ठीक है, अधिकरण होता है, जैसे कि हमारा एनजीटी है, ठीक है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है। तो इसमें भी जो वहाँ पे अधिवक्ता तो होते ही हैं, तो अगर आप वहाँ पे भी काम किए हैं तो वो भी काउंट होता है। ये नहीं है कि आप केवल आके हाई कोर्ट में, चाहे सुप्रीम कोर्ट में, या अगर आप वकील बने हुए हैं तो वही केवल काउंट नहीं होगा, अगर आप किसी अधिकरण में भी हैं तो वो भी काउंट होगा। न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में अगर देखा जाए तो ये 217 में है, और इसमें सुप्रीम कोर्ट में 124 में बताया गया है। तो राष्ट्रपति जो है वो, जो मतलब ये न्यायाधीशों मतलब क्या हो गया, ये अन्य न्यायाधीश जो भी होते हैं हाई कोर्ट में, ठीक है, ये उसके बारे में बताया गया है। तो राष्ट्रपति जो होते हैं वो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति करते हैं,
वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एवं उस राज्य के राज्यपाल के परामर्श से ये करते हैं। ठीक है, देखिए सुप्रीम कोर्ट में जो कोलेजियम बनता है ना, तो सुप्रीम कोर्ट में कोलेजियम जो होता है उसमें एक सीजीआई होते हैं और 4 जो होते हैं वो सीनियर जज होते हैं। ठीक है, ये कहाँ पे होता है? ये होता है केंद्र में। केंद्र मतलब कि सुप्रीम कोर्ट में होता है। ठीक है, लेकिन जब बात आती है हाई कोर्ट की, तो हाई कोर्ट में कोलेजियम जो होता है वो 2 जजों का बनता है सुप्रीम कोर्ट में। तो यहाँ पे कोलेजियम किसका होता है? 2 जज होंगे और प्लस जो चीफ जस्टिस होंगे वो होंगे। ठीक है, तो ऐसे कोलेजियम यहाँ पे राज्य में बनता है अन्य न्यायाधीशों के मामले में। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति अगर हम देखें तो राष्ट्रपति जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, और उस राज्य के राज्यपाल तथा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेकर के करता है। ठीक है, तो आपको कन्फ्यूजन यहाँ पे नहीं होना है। देखिए मैं एक बार फिर से क्लियर कर दे रहा हूँ कि जो चीफ जस्टिस की जो नियुक्ति होनी है, जैसे मान लीजिए कि हम उत्तर प्रदेश को लेकर चलें, तो उत्तर प्रदेश में 160 लोग हैं टोटल, तो 101 तो मुख्य हो गए और 159 अन्य हो गए। तो जो एक वाले हैं ना, जो चीफ जस्टिस हैं, इनकी नियुक्ति अगर करनी है तो राष्ट्रपति क्या करेंगे? हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं उनसे एवं उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से परामर्श करेंगे, उसके बाद ही चीफ जस्टिस की नियुक्ति होगी। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट, मैंने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट जो सीजीआई हैं उनसे सलाह लेने का मतलब ये हो गया कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होंगे और उनके साथ में 2 जज और होंगे जो सुप्रीम कोर्ट के होंगे। मतलब कि कॉलेज, जैसे सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है वो सलाह जो देता है हमेशा वो कोलेजियम के माध्यम से ही देता है। ठीक है, कोलेजियम से परामर्श करके। लेकिन हाई कोर्ट का अगर होगा तो वहाँ पे केवल 2 होंगे, जबकि वही अगर सुप्रीम कोर्ट का जब होता था तो वहाँ पे 4 होते थे। ठीक है, ऐसे ही अगर अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति अगर हो रही है तो उसमें जो राष्ट्रपति है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से सलाह करेगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से सलाह करने का मतलब ये हो गया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 2 सबसे सीनियर मोस्ट जजेस, मतलब कि जो 2 लोगों का जो कोलेजियम है उससे, और उस राज्य के राज्यपाल से, और जिस हाई कोर्ट में किसी भी अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति हो रही है उसके मुख्य न्यायाधीश से सलाह करके ही राष्ट्रपति जो है वो नियुक्ति करेगा। अब मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। ये सेम सुप्रीम कोर्ट के जैसा ही है, केवल अंतर यहाँ पे क्या है, सुप्रीम कोर्ट में 4 होता था कोलेजियम में और यहाँ पे केवल 2 होता है, बस यही अंतर है। 2 या अधिक राज्यों के 2 या अधिक अगर राज्य हैं और यूटी का अगर एक ही न्यायालय है, मतलब कॉमन कोर्ट का अगर मामला है, तो राष्ट्रपति जो है वो सभी राज्यों के राज्यपालों से परामर्श करेगा जिन पर वह हाईकोर्ट अपनी अधिकारिता का प्रयोग करता है। जैसे मान लीजिए कि अगर गुवाहाटी है, उदाहरण लेके चलें, गुवाहाटी है, ठीक है, तो गुवाहाटी के अंदर मान लीजिए अगर 4 राज्य आते हैं, ठीक है, गुवाहाटी जो हाई कोर्ट है उसके अंतर्गत अगर 4 राज्य आते हैं तो राष्ट्रपति किससे किससे सलाह लेगा? तो राष्ट्रपति क्या करेगा, जो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर जो चारों राज्य हैं, चारों राज्यों के राज्यपाल से सलाह करेगा और जो गुवाहाटी हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनसे भी सलाह करेगा। ठीक है, और किससे सलाह करेगा? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनसे भी सलाह करेगा राष्ट्रपति। ठीक है, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से सलाह करने का मतलब क्या हो गया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 2 सबसे सीनियर मोस्ट जो जज होंगे, जो कोलेजियम होता है, उससे सलाह मांगेगा। ठीक है, तो ये हो गया पूरा इसका डिटेल। अब आते हैं इसमें कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। कार्यवाहक क्या होते हैं? हमने पढ़ा था सुप्रीम कोर्ट वाले में। कार्यवाहक होते हैं कि जैसे जब मुख्य न्यायाधीश जो नहीं आते हैं, ठीक है, किसी कारणवश, तब उनके जगह पे कोई एक कार्यवाहक जो व्यक्ति है वो नियुक्त कर दिया जाता है। तो हमने सुप्रीम कोर्ट में पढ़ा था ये 126 में था और यहाँ पे ये 223 में है। तो जब मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो, चाहे वो अनुपस्थित हो, चाहे किसी कारण से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो, तब राष्ट्रपति, ध्यान दीजिए यहाँ पे राष्ट्रपति है, न कि राज्यपाल है, तो राष्ट्रपति अन्य न्यायाधीशों में से किसी को मुख्य न्यायाधीश के कार्य के निर्वहन के हेतु कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जो है वो नियुक्त कर सकते हैं, मतलब कि चीफ जस्टिस नियुक्त कर सकते हैं ऑफ स्टेट हाई कोर्ट। ठीक है, अब आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अपर और कार्यकारी, मतलब कि एडिशनल एंड एक्टिंग न्यायाधीशों की नियुक्ति, ये आता है आर्टिकल 224 में। एक चीज आप यहाँ पे ध्यान देंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट में हमने क्या पढ़ा था? सुप्रीम कोर्ट में हमने पढ़ा था एडहॉक। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजों की नियुक्ति होती है और हाई कोर्ट में एडिशनल और एक्टिंग जजों की नियुक्ति होती है, जबकि सुप्रीम कोर्ट में ये
नहीं होती है। ठीक है, तो अपर और कार्यकारी न्यायाधीश क्या होते हैं? जब न्यायालय के कार्य में अस्थायी वृद्धि आ जाती है, चाहे कोई बकाया काम हो जाता है। आपको पता है कि कितने ज़्यादा केसेस अभी हैं। वैसे अभी अगर हाई कोर्ट में अगर जाएँ तो आपको ये पता चलेगा कि अभी सन 2000 का केस जो अभी वो चल रहा है। ठीक है, तो 20-20 साल पुराना केस चल रहा है। तो वही है कि अभी उसका मामले का निस्तारण नहीं हो पाया। तो जब काम बहुत बढ़ जाता है, बकाया हो जाता है, चाहे कोई अस्थायी वृद्धि हो जाती है, तो राष्ट्रपति क्या करते हैं कि राष्ट्रपति को अगर ये प्रतीत होता है कि अधिक जजों की अगर आवश्यकता है, तो ऐसे किसी योग्य व्यक्ति को वो लेंगे और 2 वर्ष की अधिकतम अवधि के लिए जो है वो अपर न्यायाधीश नियुक्त कर देते हैं। ठीक है, कि वो आएंगे और जो पेंडिंग जो केसेस पड़े हुए हैं उनको वो धीरे धीरे निपटाएंगे। तो ध्यातव्य इसमें यही है कि जो अपर मतलब कि अतिरिक्त जो न्यायाधीशों की नियुक्ति है तो वो केवल हाई कोर्ट में होती है, जबकि जो तदर्थ न्यायाधीश होते हैं मतलब जो जो मतलब एडहॉक वाले जो न्यायाधीश होते हैं वो केवल सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त होते हैं। आर्टिकल 127 हमने पढ़ा था। कार्यकारी न्यायाधीश हमने पढ़ा था कि हाई कोर्ट में अगर कोई अनुपस्थित है तो उसके कारण अस्थायी रूप से अगर मतलब मुख्य न्यायाधीश अगर नहीं है, यही है केवल किसी मुख्य न्यायाधीश अगर नहीं है तो उनकी जगह पे कोई और बना दिया जाएगा और उनकी जगह पे काम करेगा। तो उसकी भी नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति ही करते हैं। ठीक है, अपर और कार्यकारी न्यायाधीश के लिए जो नियुक्त व्यक्ति है वो 62 वर्ष की आयु तक अपना पद धारण कर सकता है। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की भी नियुक्ति होती है। देखिए यहाँ पे एक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है हाई कोर्ट में कि जो भी रिटायर्ड लोग हो चुके हैं वहाँ पे इनकी भी नियुक्ति होती है। अब इनकी नियुक्ति कैसे होती है? तो हाई कोर्ट की बैठकों में। ठीक है, हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से हाई कोर्ट में बैठने के लिए मतलब न्यायाधीश के रूप में कार्य करने का अनुरोध कर सकता है। जैसे कि हमने यहाँ पे क्या देखा कि जो हमारा अपर और कार्यकारी वाला जो नियुक्ति है ये क्या है? ये यही है कि हमारा काम जो है वो बढ़ गया है, चाहे कुछ काम हमारा पेंडिंग में जा रहा है। तो पेंडिंग में काम जा रहा है तो अगर हम जज की संख्या अगर हम बढ़ा देंगे, ठीक है, तो हमारा काम क्या होगा? धीरे धीरे जल्दी मेंटेन हो जाएगा। तो इनकी नियुक्ति 2 वर्ष के लिए होती है। ठीक है, तो कुछ जज ऐसे होते हैं कि जैसे नियुक्ति तो यही हो रही है, ठीक है, कि मतलब अपर में और कार्यकारी में ही नियुक्ति हो रही है, लेकिन कुछ जज ऐसे होंगे कि जो रिटायर्ड हो चुके होंगे पहले से। ठीक है, उनकी भी नियुक्ति इसमें कर ली जाती है। कुछ लोग ऐसे होंगे कि किसी दूसरे जगह पे काम कर रहे होते हैं, उनको भी नियुक्त कर लिया जाता है। ठीक है, तो जो रिटायर्ड जज होते हैं उनकी भी नियुक्ति इसमें होती है। तो लेकिन इसमें राष्ट्रपति की पूर्व सहमति होती है। ठीक है, और इसमें हाई कोर्ट में बैठने के लिए और कार्य करने का अनुरोध कर सकता है। जो भी रिक्वेस्ट किया जाएगा ये डिपेंड करता है कि जिससे रिक्वेस्ट किया जा रहा है वो स्वीकार भी कर सकता है और अस्वीकार भी कर सकता है। लेकिन जो सेवानिवृत्त जो जज होते हैं इसमें एक पॉइंट ये है कि इनको हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के सभी अधिकारिता शक्तियां विशेषाधिकार तो होता है, लेकिन और इनको भत्ते का भी अधिकार होता है। लेकिन ये है कि इनको हाई कोर्ट के न्यायालय का न्यायाधीश इनको नहीं समझा जाता है। ठीक है, हाई कोर्ट के न्यायालय का न्यायाधीश इनको नहीं समझा जाएगा। इनको क्या कहा जाएगा? इनको कहा जाएगा अपर और कार्यकारी न्यायाधीश। अब न्यायाधीशों का जो कार्यकाल होता है तो यहाँ पे 62 साल होता है, सुप्रीम कोर्ट में 65 साल होता है। ठीक है, अपना जो त्यागपत्र देंगे ये भी राष्ट्रपति को ही त्यागपत्र देंगे, सुप्रीम कोर्ट में भी राष्ट्रपति को ही देते हैं। ठीक है, और कह रहा है कि यदि त्यागपत्र में जैसे कि मान लीजिए कि आज का जो डेट है, माना कि हमने आज मान लिया 2 अगस्त है। ठीक है, आज 2 अगस्त है। अगर कोई जज है अगर ये कहता है कि हम 10 अगस्त को हम त्यागपत्र हमारा जो है वो स्वीकार कर लिया जाए, और बीच में जाके अगर वो 5 अगस्त को ही कहता है कि नहीं 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 ये हम अपना वापस लेना चाहते हैं, इसको हम रद्द करना चाहते हैं, ठीक है, तो वो रद्द हो जाएगा। लेकिन अगर वो 11 तारीख को अगर 11 अगस्त को कहना चाहे कि हम इसको वापस लेना चाहते हैं तो वो नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि यदि त्यागपत्र में जो तिथि का जो वर्णन है उस दिन से लागू होता है, यदि जज उस तिथि से पूर्व त्यागपत्र वापस ले लेना चाहे तो रद्द माना जाएगा। ठीक है, यही बात कही मैंने। फिर न्यायाधीश के विरुद्ध संसद में महाभियोग का प्रस्ताव अगर लाया जा सकता है, हटाने की प्रक्रिया सेम वैसे ही होगी जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है। ठीक है, तो हाई कोर्ट में भी सेम वही प्रक्रिया होती है महाभियोग वाली। अब ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए ये वाला, हाई कोर्ट के न्यायाधीश की जो आयु का निर्धारण है वो राष्ट्रपति करेगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सलाह से। हम लोगों ने, आपको याद होगा, हम लोगों ने एक आर्टिकल पढ़ा था 145 में यही कहा गया था कि जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट अपने कार्यवाही चाहे जो उसकी प्रक्रिया है उसको वो स्वतः निर्धारित करती है, न कि संसद निर्धारित करती है। और उसमें यह भी कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट स्वयं का और अपने आने वाले अधीनस्थ न्यायालयों का भी जो कार्यवाही है चाहे जो भी प्रक्रिया उसको वो निर्धारित करेगी।
ठीक है। तो उसमें यही वाला आता है कि जो हाईकोर्ट के जो न्यायाधीश की नियुक्ति में जो आयु का निर्धारण होता है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया था, लेकिन सीजेआई के सलाह से किया जाता है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के आयु का जो निर्धारण है उसमें ये संसद के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो ये अंतर आपको एकदम ध्यान देना है कि जो हाई कोर्ट में है वो एज का निर्धारण राष्ट्रपति करेगा, और जो सुप्रीम कोर्ट में उसका निर्धारण कौन करेगा, तो संसद करेगा। और इसमें सुप्रीम कोर्ट में संख्या का निर्धारण भी जो है वो संसद के द्वारा किया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, इसको कंफ्यूज नहीं करना है। फिर न्यायाधीशों को हटाया जाना, तो हमने पढ़ा था कि प्रूव्ड मिसबिहेवियर से, चाहे असमर्थता मतलब इनकैपेसिटी की, इन्हीं दोनों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में दोनों को हटाया जाता है। ध्यातव्य है कि इस प्रस्ताव को एक ही सत्र में पास कराया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये सुप्रीम कोर्ट के लिए भी लागू होती है। जैसे मान लीजिए कि अगर मानसून सत्र चल रहा है, ठीक है, मानसून सत्र चल रहा है और प्रस्ताव कोई अगर आता है मानसून सत्र में, और मानसून सत्र के मतलब दौरान अगर ये पास नहीं हो पाता है, फिर बीच में जो गैप होता है उसके बाद जो भी सत्र चालू होता है, तो अगले सत्र में अगर ये प्रस्ताव फिर से वहां से पेश होगा तो ये मतलब ये पेश हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जो मानसून सत्र बीतेगा ये प्रस्ताव अपने आप तुरंत कैंसिल हो जाता है, ठीक है, अगर पास नहीं हुआ है तो जिस सत्र में पेश होगा उसी सत्र में उसको पास भी होना चाहिए, तभी वो जज वहां से हटेंगे। फिर आते हैं इनकी शपथ की बात। तो शपथ इनका है आर्टिकल 219 में, और एक्चुअली देखिए जो आर्टिकल वाला है ना थोड़ा सा इधर उधर लिखा हुआ है, इसको हम लोग बाद में जब ये पूरा मतलब खत्म हो जाएगा तो सारा का सारा जो आर्टिकल है हम लोग उसको क्या करेंगे, एक लाइन से देखेंगे। तो उससे क्या होगा कि आपको आर्टिकल जो है जो इंपॉर्टेंट होगा वो सारा का सारा याद हो जाएगा आराम से, ठीक है। तो राज्यपाल जो होते हैं या फिर उनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष अनुसूची 3 में दिए गए प्रारूप के अनुसार शपथ लेता है, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा था, सुप्रीम कोर्ट भी, और सुप्रीम कोर्ट जो चीफ जस्टिस थे और जो अदर जजेस थे, फिर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं और जो अदर जजेस हैं, ये शेड्यूल, ठीक है, शेड्यूल 3 में इसका जो प्रारूप है, ठीक है, प्रारूप, ये प्रारूप जो है वो दिया गया है किसमें, शेड्यूल 3 में। और हम लोगों ने एक चीज और पढ़ा था कि यहाँ पे जो कैग होते हैं, ठीक है, कैग का भी प्रारूप जो है वो सेम होता है, ठीक है, जो इन लोगों का प्रारूप होता है सेम वही प्रारूप कैग का भी होता है, ठीक है। और केंद्र में मतलब केंद्र कह रहा हूँ मैं, जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट में जो शपथ लोग लेते हैं वो किसके सामने लेते हैं, तो राष्ट्रपति के सामने लेते हैं। और राज्य में जो शपथ लेंगे वो किसके सामने लेंगे, तो ये राज्यपाल के समक्ष ये शपथ लेते हैं, चाहे राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में और राज्यपाल के द्वारा कोई नियुक्त व्यक्ति हाई कोर्ट में, ठीक है। तो ये तुलना हो गया। किसी भी कॉमन कोर्ट में अगर शपथ लेनी हो, कॉमन कोर्ट का मतलब क्या हो गया, कॉमन कोर्ट का मतलब कि अगर कोई दो स्टेट का अगर एक ही कोर्ट है, ठीक है, चाहे एक स्टेट हो, कोई उसमें यूनियन टेरिटरी हो, तो उसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि हमने ये कहा कि जैसे मान लीजिए हमारा क्या है मुंबई, ठीक है, मुंबई हमारा हाई कोर्ट है, ठीक है। तो मुंबई हाई कोर्ट में क्या क्या आता है, तो इसमें तो पूरा मतलब महाराष्ट्र आता है, प्लस इसमें क्या आता है, इसमें दमन आता है, इसमें क्या आता है, इसमें दीव आता है, ठीक है, ये सारा आएगा। इसमें दादर नगर हवेली आता है, दादर एंड नागर हवेली आएगा, ये सारा आएगा। तो अब हमने ये देखा कि जो इसमें महाराष्ट्र भी है, दादर नगर हवेली है, दमन दीव, ये सारा का सारा इसमें इसी में आता है। और सभी के मान लीजिए जो भी यहाँ पे राज्यपाल होते हैं तो यहाँ पे इनके प्रशासक होते हैं, जो हमारा ये सब ये जो है यूटी है, इसमें यहाँ पे प्रशासक होते हैं। तो यहाँ पे जो शपथ जो दिलाएगा वो राज्यपाल कहाँ का दिलाएगा, वो राज्यपाल वहाँ का होगा जहाँ पे हाई कोर्ट है। तो मुंबई हाई कोर्ट कहाँ पे है, तो मुंबई हाई कोर्ट महाराष्ट्र में आती है, ठीक है। तो महाराष्ट्र के जो राज्यपाल होंगे वही शपथ दिलाएंगे, न कि जो दमन दीव के जो प्रशासक होंगे वो शपथ दिलाएंगे, ठीक है। अब आते हैं वेतन और भत्तों की बात। तो वेतन का जो निर्धारण वो संसद करती है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये इसको कोई कह सकता है कि इसको राज्य का विधानमंडल करता है, तो ये गलत चीज होगा, ठीक है। राज्य का विधानमंडल नहीं करता है, इसका निर्धारण संसद करेगी। और जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनका 2.5 लाख होता है, और अन्य का होता है 2,25,000 होता है। देखिए हमने क्या पढ़ा था सुप्रीम कोर्ट में, 2,80,000 किसका था, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का था, फिर 2,50,000 किसका था, तो अदर जजेस का था। और हाई कोर्ट में आएंगे तो जो 2.5 लाख है ये चीफ जस्टिस का हो जाएगा, और 2,25,000 जो है वो अन्य जजेस का हो जाएगा, ठीक है। वेतन और भत्ते होते हैं, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये दोनों लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट में आता है। वेतन और भत्ते जो होते हैं यहाँ पे वो राज्य की संचित निधि से इनको दिए जाते हैं, मतलब जो हाई कोर्ट में जो मुख्य न्यायाधीश हैं और जो न्यायाधीश हैं, तो वेतन और भत्ता कहाँ से इनको मिलेगा, राज्य की संचित निधि से मिलेगा। लेकिन जो पेंशन इनको मिलती है वो कहाँ से मिलती है, भारत की संचित निधि से मिलती है, ठीक है। तो ये कन्फ्यूजन नहीं करना है आपको, बस यही ध्यान रखना है कि देखिए भारत की संचित निधि से क्या मिलता है, तो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनको,
वेतन मिलेगा, भत्ता मिलेगा। जो अदर जज हैं उनको भी वेतन मिलेगा, भत्ता मिलेगा, पेंशन सारा वहीं से मिलेगा, भारत की संचित निधि से। हाई कोर्ट में जो जो जजेज हैं उनका वेतन भत्ता सारा कहाँ से मिलेगा, तो माफ़ कीजिएगा, जो हाई कोर्ट में जज हैं उनको राज्य की संचित निधि से मिलेगा, लेकिन जो पेंशन मिलती है उनको भारत की संचित निधि से मिलती है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें लोग ज़्यादातर कंफ्यूज होते ही होते हैं, ठीक है। वित्तीय आपातकाल जब लगता है, देखिए हमने ये कहा कि हमने पढ़ा था कि वेतन और भत्ते जो होते हैं ना उसमें अलाभकारी परिवर्तन नहीं हो सकता है, मतलब कि वेतन को चाहे भत्ता को घटा नहीं सकते हैं, लेकिन ये हो कब सकता है कि जब वित्तीय आपातकाल लग जाए, मतलब फाइनेंशियल इमरजेंसी जब लग जाएगी 360 वाली, तब इनका वेतन और भत्ता कम हो सकता है, या फिर हो सकता है कि कुछ काल के लिए इसको रोक भी दिया जाए। ये दोनों संभव है, ठीक है। अब आते हैं न्यायाधीशों के स्थानांतरण के मामले में। हमने इसको पढ़ा भी था इसके पहले वाले में। तो न्यायाधीशों का स्थानांतरण होता कैसे, जैसे मान लीजिए कि एक हमारा हाईकोर्ट H1 ये है और एक हाईकोर्ट हमारा H2 है, ठीक है। तो स्थानांतरण जो होगा वो करेगा कौन, तो राष्ट्रपति करेगा। पहली बात कि करेगा कौन, राष्ट्रपति करेगा। दूसरी बात, परामर्श किससे लेगा, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से परामर्श लेगा, और जहां से इसका ट्रांसफर हो रहा है वहां से, जहां पे इसका ट्रांसफर हो रहा है वहां के मुख्य न्यायाधीश से, इन दोनों से सलाह लेगा। प्लस जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से जो सलाह ले रहा है ना, तो यहाँ पे 4 अदर जजेज होंगे, ठीक है। तो 4 अन्य जज होंगे इसमें, मतलब सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं इनकी सलाह में 4 और जजों का सलाह जो है वो निहित होता है, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो 4 वरिष्ठ जज हो गए सुप्रीम कोर्ट के, 2 कौन से हो गए, 2 हो गए, एक जहां से ट्रांसफर हो रहा है और एक जहां पे ट्रांसफर होकर के जो जज हैं वो जा रहे हैं। तो ये स्थानांतरण के मामले में हो गया। जब न्यायाधीश का स्थानांतरण होता है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये सब पीसेस में पूछाता है, लेकिन जान लीजिए क्योंकि पेट में बहुत भयानक पेपर बन रहा है। पेट 2023 का पेपर देखेंगे तो आपको ये नहीं हवा लगेगा कि पेपर कहाँ से बन रहा है, ठीक है, और किस लेवल का बन रहा है। जबकि अभी रिसेंट में अभी देखिए अभी RO का पेपर हुआ है। RO के पेपर में पेपर जो आप जाके देखेंगे एकदम सिंपल पेपर आया है, वो लग ही नहीं रहा है कि किसी अच्छे एग्जाम का पेपर हो, ठीक है। तो जो न्यायाधीश होते हैं उनका जो स्थानांतरण के पश्चात जब दूसरे हाईकोर्ट में वो काम करते हैं तो उसे उनको वहाँ पे प्रतीकात्मक भत्ता के रूप में मिलता है, ठीक है। मतलब एक हाईकोर्ट से अगर दूसरे हाईकोर्ट में अगर वो जा रहे हैं तो उनको प्रतीकात्मक भत्ता मिलता है। न्यायाधीशों पे प्रतिबंध कुछ है, सेम वही जैसे सुप्रीम कोर्ट में है कि जब वो रिटायर्ड हो जाते हैं तो वो किसी ऐसी जगह पे काम नहीं करेंगे जहाँ पे मतलब कोर्ट का काम हो, ठीक है। वो किसी कमेटी के सदस्य बन सकते हैं, ये सब पॉसिबल है। और वो वहाँ पे भी मतलब वकीलगिरी, मतलब माफ़ कीजिएगा, वहाँ पे भी वो एडवोकेट का काम नहीं करेंगे कि जहाँ पे सरकार के विरुद्ध वो केस लड़ रहे हों, तो ये भी संभव नहीं है, ठीक है। फिर उच्च न्यायालय का कुछ क्षेत्राधिकार होता है, हमने इसको मतलब हमने उसको वहाँ पे देखा था स्टार्टिंग में थोड़ा सा। जैसे हाईकोर्ट को जो न्यायिक क्षेत्राधिकार के साथ साथ प्रशासनिक क्षेत्राधिकार भी मिलता है। जैसे यहाँ पे एक चीज़ आप जान लीजिए कि जैसे जो सुप्रीम कोर्ट था, तो सुप्रीम कोर्ट को हमको क्या मिला था, केवल न्यायिक क्षेत्राधिकार मिला था, ठीक है। लेकिन जो हाई कोर्ट होता है तो हाई कोर्ट को न्यायिक और प्लस प्रशासनिक ये दोनों क्षेत्राधिकार मिलता है। तो इससे हमको ये पता चलता है कि जो हाई कोर्ट का जो क्षेत्राधिकार होता है ना वो थोड़ा सा विस्तृत होता है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार नहीं होता है। और हाई कोर्ट का अधिकार क्या क्या है, तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है, फिर अपीलीय है और ये प्रशासनिक है, एक ये एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है इसमें। तो प्रारंभिक वाले में क्या है, प्रारंभिक वाले में जो मूल अधिकार से संबंधित मामले हैं हाई कोर्ट उनको डायरेक्ट सुन सकती है। हमने सुप्रीम कोर्ट में भी ये देखा था कि जो एब्सोल्यूट होता है प्रारंभिक, मतलब कि एब्सोल्यूट, प्रारंभिक में एक होता है आत्यांतिक, ठीक है। आत्यांतिक हमने पढ़ा था। प्रारंभिक में 2 टाइप का होता है, एक आत्यांतिक होता है और एक कंकरेंट होता है। कंकरेंट में समवर्ती आता है, ठीक है। तो जो एब्सोल्यूट वाला होता है उसमें हमने देखा था कि जो सुप्रीम कोर्ट होती है वो किसी मामले को सीधे अपने पास ले सकती है, ठीक है। तो यही हाई कोर्ट का भी है कि हाई कोर्ट जो अगर मूल अधिकार से संबंधित अगर कोई मामला है तो सीधे हाई कोर्ट उसको अपने अंडर में ले सकती है। इसमें लोकसभा तथा विधानसभा चुनाव से संबंधित विवाद भी सीधे हाई कोर्ट में सुने जा सकते हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट में ये कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो चुनाव से संबंधित मामलों को सीधे अपने पास नहीं ले सकती है। तो इस अंतर को आपको ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट अंतर है। दीवानी चाहे आपराधिक मामले में हाई कोर्ट को कोई प्रारंभिक क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं होता है, ठीक है।
मतलब इन दोनों मामलों में प्रारंभिक क्षेत्राधिकार नहीं है और अपीली क्षेत्राधिकार तो होता ही है। अपीली में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, 132, 133, 134, 136, यही तो चारों पढ़ा था हमने सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे भी होगा, तो ये वो सारा सारा अपीलीय था। ठीक है, तो यहाँ पे भी अपीली क्षेत्राधिकार इनको मिला हुआ है। ठीक है, तो अपीली क्षेत्राधिकार में जो दीवानी के मामले होते हैं, जैसे कि जो जिला से जो मामले स्थानांतरित, मतलब जिला से, जैसे मान लीजिए कोई जो केस है वो जाता है जिला पे और जिला से डिसीजन आता है और हम उससे संतुष्ट नहीं है तो हम जाएंगे कहाँ पे, हम जाएंगे हाई कोर्ट में। ठीक है, तो अगर वो दीवानी मामला होगा तब भी जा सकते हैं, फौजदारी मामला होगा तब भी जा सकते हैं, राजस्व का मामला होगा मतलब तभी तो जा ही सकते हैं। ठीक है, फौजदारी का जो मामला होता है वो लोअर केस द्वारा दिए गए मृत्युदंड आदेश पर हाईकोर्ट की अनुमति आवश्यक होती है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब कि जो लोअर कोर्ट होता है, लोअर कोर्ट का मतलब जो जिला पे, जो देखिए जो जिला पे जो कोर्ट होती है ना, आप देखे होंगे क्या लिखा रहता है कि सत्र न्यायालय लिखा रहता है। ठीक है, तो वहाँ पे अगर आप मतलब किसी व्यक्ति को अगर मृत्युदंड अगर दिया जाता है तो उस मृत्युदंड देने में जो हाई कोर्ट जो होता है, हाई कोर्ट की अनुमति बहुत आवश्यक होती है। बिना हाई कोर्ट की अनुमति से जो जज होता है जिला का, वो किसी को मृत्युदंड नहीं दे सकता है भाई। तब तो ऐसे हो जाएगा कि अगर मेरी पहुंच है जिला पे और जज अगर मेरे संबंधित हैं तो हम जिस व्यक्ति को चाहेंगे हम फांसी दिलवा देंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं हो सकता है कि, तो हाईकोर्ट का परमिशन जो है बहुत आवश्यक होता है। ठीक है, हाईकोर्ट में एकल बेंच के विरुद्ध हाईकोर्ट में पुनः अपील किया सकते हैं। मतलब हाईकोर्ट में अगर सिंगल बेंच है तो आप उसके विरुद्ध डबल बेंच में आप अपील कर सकते हैं। राजस्व संबंधी मामले सुनने का अधिकार होता है। ये अपीलें राजस्व मंडल बोर्ड के निर्णयों के विरुद्ध होती है। मतलब यही कहा गया कि अगर कोई राजस्व का भी मामला है तो आप जाके हाईकोर्ट में अपील कर सकते हैं, बस यही है। सभी तरह के जो अधिकरण होते हैं, जो ट्रिब्यूनल होते हैं, वह केंद्रीय प्रशासनिक प्राधिकरण के निर्णयों के विरुद्ध भी हाईकोर्ट में अपील की जा सकती है। जैसे कि मान लीजिए हमारा एनजीटी ही है। ठीक है, मान लीजिए हमारा हम जिला में, मान लीजिए तो जिला में मान लीजिए हमारी कोई फैक्ट्री है। ठीक है, हमारी कोई क्या है, फैक्ट्री है। फैक्ट्री से हम कर रहे हैं क्या, हम पोल्यूशन कर रहे हैं। फैक्ट्री का हमारा पानी जो है वो नदी में बह रहा है, तो हम तो भाई फैक्ट्री वाले हम चाहेंगे भाई हमारा तो पानी कहीं ना कहीं बहे ही। ठीक है, लेकिन अब क्या करेगा, एनजीटी कहेगा कि नहीं ये गलत काम हो रहा है। ठीक है, और इसको आप ऐसे नहीं कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे हाई कोर्ट, मतलब हम जाएंगे हाई कोर्ट में। तो हमको जो केंद्रीय प्रशासनिक प्राधिकरण है, ये एनजीटी उसका एक उदाहरण है। ठीक है, तो हम वहाँ पे हाई कोर्ट में हम जा सकते हैं इसके विरुद्ध। ठीक है, फिर आता है प्रशासनिक क्षेत्राधिकार हाई कोर्ट का। तो प्रशासनिक क्षेत्राधिकार 227 में आता है और इसमें ये कहा गया है कि हाई कोर्ट के अंतर्गत, ठीक है, जितने भी न्यायालय आते हैं, जो भी न्यायाधिकरण, जो भी ट्रिब्यूनल होते हैं, उनका अधीक्षण करता है ये। ठीक है, किस चीज़ का, सुपरिटेंडेंस करता है ये। ऐसे न्यायालयों से विवरण भी ये मंगा सकता है। मतलब हाई कोर्ट के अंतर्गत जितने भी न्यायालय आएंगे जिला लेवल पे, सबसे कोई ना कोई वो डॉक्यूमेंट मंगा सकता है। और जो कार्य प्रणाली है कोर्ट की और जो कार्यवाही है उसके विनियमन हेतु साधारण नियम भी ये और उसका प्रारूप भी ये बना सकता है। जैसे हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में पढ़ा था कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपना प्रारूप बना सकती है और कुछ छोटे मोटे नियम भी बना सकती है 145 में। तो ऐसे ही हाई कोर्ट भी जो होती है वो उसकी जो कार्यप्रणाली होती है और जो कार्यवाही होती है उसके लिए साधारण नियम, कुछ छोटे मोटे नियम जो है वो बना सकती है। ठीक है, ध्यातव्य है कि हाईकोर्ट को सशस्त्र बलों से संबंधित किसी भी मतलब का अधीक्षण प्राप्त नहीं, मतलब कि जो भी आर्मी से संबंधित चीज़ें होती हैं ना, उसमें हाईकोर्ट कोई भी मतलब सुपरिटेंडेंस नहीं कर सकती है। ठीक है, उसका अधीक्षण वो नहीं करेगी। मतलब अगर आर्मी का अगर कोई कोर्ट है, ठीक है, आर्मी कोर्ट है और उसमें किसी सैनिक को मान लीजिए अगर कोर्ट मार्शल कर दिया गया, तो ये नहीं कि आप पहुंच जाएंगे हाई कोर्ट में और कहेंगे कि मेरा कोर्ट मार्शल हो गया, हम सही थे। तो ये सब संभव नहीं है। हाई कोर्ट उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करती है। जब हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश प्रशासनिक हैसियत से काम करता है तब वो अन्य न्यायाधीशों की रिटों की अधिकारिता के अधीन होता है। ठीक है, इसको छोड़ दीजिए। कुछ मामलों में अंतरण की शक्ति होती है, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट की भांति हाई कोर्ट को भी संविधान की व्याख्या का अधिकार होता है, हमने ये पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद आते हैं अभिलेख न्यायालय। अभिलेख न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में हमारा 129 में था, जिसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट था। और यहाँ पे जो हाई कोर्ट होता है इसमें कितना है, तो इसमें 215 है। इसमें भी वही है कि जो भी इसकी कार्रवाई होगी उसका जो लिखित होगा वो एक साक्ष्य के रूप में काउंट होता है। और अगर आप इसकी अवमानना करते हैं तो आपको दंड मिलेगा। अवमानना मतलब इसमें जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, आप वर्ड सुने होंगे, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मतलब कि कोर्ट की अवमानना करना। ठीक है, आपको जो कोर्ट ने आदेश दिया अगर आप उसकी अवमानना करते हैं तो आपको जो दंड है वो मिलेगा। फिर न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति, जैसे सुप्रीम कोर्ट में था तो 137 जो है, मतलब कि जुडिशियल रिव्यू जो था,
ऐसे ही हाई कोर्ट में भी होता है, तो सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ हाई कोर्ट को भी ये शक्ति जो है वो प्राप्त होती है। फिर अधिकारियों और सेवकों की नियुक्ति करता है, मतलब हाई कोर्ट के अंतर्गत जो भी लोग काम करने वाले हैं, जैसे कुछ जो छोटे मोटे काम करने वाले लोग होते हैं, तो उनकी नियुक्ति सेवा शर्तों का निर्धारण जो हाई कोर्ट है वो कर सकता है। इंपॉर्टेंट इसमें क्या है कि इनके वेतन, पेंशन, भत्तों तथा छुट्टी से संबंधित नियम बनाने की शक्ति जो वो राज्यपाल को दी गई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और केंद्र में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, मतलब केंद्र जो है वो ये चीज़ स्वयं करता है, ठीक है। जबकि राज्य में जो हाई कोर्ट होता है उसको कौन करता है, तो उसको राज्यपाल करता है, ठीक है। प्रमाण पत्र जारी करने की शक्ति, तो प्रमाण पत्र हमारे 134A में जारी होता था, हम लोगों को याद है कि 134A से जब प्रमाण पत्र लेंगे उसके बाद भी हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में 132, 133, 134 के तहत हाई कोर्ट के द्वारा जारी प्रमाण पत्र द्वारा ही कोई अपील की जा सकती है, ये हम लोगों ने पढ़ा था। फिर हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रिट जारी करता है, और हाई कोर्ट की रिट जारी करने की शक्ति सुप्रीम कोर्ट से व्यापक है, मतलब कि हाई कोर्ट की पावर जो होती है वो ज़्यादा होती है। सुप्रीम कोर्ट की रिट की अधिकारिता स्वयं एक मूल अधिकार है, जबकि हाई कोर्ट की जो है शक्ति है ये एक विवेकी उपचार। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, अगर पेपर कठिन बनता है तो इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट जो रिट जारी करती है वो क्या है, वो एक मूल अधिकार को प्रोटेक्ट करने का उसका पावर है। लेकिन अगर हाई कोर्ट अगर कोई रिट जारी करती है तो उसका क्या है, वो विवेकी उपचार है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट मूल अधिकारों के लिए तथा हाई कोर्ट मूल अधिकार प्लस अन्य प्रयोजन के लिए रिट जारी करती है, इसीलिए हाईकोर्ट की पावर क्या होती है, ज़्यादा होती है। सुप्रीम कोर्ट पूरे भारत के लिए और हाईकोर्ट उस राज्य के लिए रिट जारी करती है, ठीक है। अब छोड़िए, तो केस वाला है तो केस तो पूछेगा नहीं अभी फिलहाल। भारत में जो ये इंपॉर्टेंट है, भारत में जो रिट जारी करने का प्रावधान है ये आंग्ल विधि, मतलब ये ब्रिटेन से ली गई है। तो हमने 3 चीज़ जान ली। एक चीज़ हमारी कहाँ से ली गई थी, एक चीज़ हमारी फ्रांस से ली गई थी, एक हमारी कहाँ से ली गई थी, एक चीज़ यूएसए से ली गई थी, और ये मतलब जो जुडिशियल रिव्यू था वो यूएसए से लिया गया था, और जो रिट वाला है ये कहाँ से लिया गया, तो ये लिया गया है ब्रिटेन से, ठीक है। और फ्रांस वाला क्या था, फ्रांस में था हमारा जो एडहॉक पे थे, ठीक है। जो सुप्रीम कोर्ट में जो एडहॉक पे जो जज थे वो फ्रांस से लिए, मतलब वो जो पूरा प्रोसेस वो फ्रांस से लिया गया था, ठीक है। तो 2-3 चीज़ें हो गई कुछ याद करने लायक। अब आते हैं अपीली क्षेत्राधिकार। तो अपीलीय में कुछ बहुत खास नहीं है, अपीलीय में आप छोड़ दीजिए, कुछ बहुत मतलब नहीं है। देखिए अपीलीय में यही है कि यदि सत्र या फिर अतिरिक्त सत्र न्यायालय के निर्णय में किसी व्यक्ति को 7 या उससे अधिक वर्ष का कारावास अगर दंडादेश अगर दिया गया है तो हाईकोर्ट में अपील कर सकते हैं। मतलब कि अगर आपको 7 साल चाहे अगर उससे ज़्यादा का अगर आपको कुछ मतलब कारावास अगर हो रहा है तो ही आप जाके हाईकोर्ट में अपील करेंगे। और फिर सिविल मामलों में क्या है, सिविल मामलों में जो 323 क 323 ख होता है उसमें ट्रिब्यूनल का जो अधिकरण के विरुद्ध जो भी निर्णय आता है, जैसे आप आगे जाके इसको पढ़ेंगे, जो भी ट्रिब्यूनल होते हैं ना, ठीक है, जो अधिकरण होते हैं ट्रिब्यूनल, तो जो अधिकरण होते हैं वो आर्टिकल 323 में होता है, ठीक है। तो 323 में आपको अगर ट्रिब्यूनल के विरुद्ध अगर जाके हाईकोर्ट में अगर आपको अपील करना है, ठीक है, तो आप जाके कर सकते हैं। तो आर्टिकल 323 क 323 ख के विरुद्ध आपको जाके अपील करनी होती है, ठीक है, यही है। फिर अधीनस्थ न्यायालयों पर हाईकोर्ट की नियंत्रण की शक्ति, ये आर्टिकल 235 में कहा गया है कि जो हाई कोर्ट होती है वो अपने अधीनस्थ न्यायालय मतलब अधीनस्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकती है, उनका स्थानांतरण कर सकती है, उनका प्रोन्नति और उनका निलंबन का आदेश दे सकते हैं। मतलब कि जो जिला लेवल पे जो भी कोर्ट होते हैं उनके जो जज होते हैं तो उनके ऊपर मतलब उनके ऊपर हाई कोर्ट का ही जो पावर है वो लागू होता है। हाई कोर्ट की स्वतंत्रता क्या क्या है, तो हाई कोर्ट की नियुक्ति जो है वो कोलिजियम के द्वारा होगी, ठीक है, कोई उसमें राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं है, तो ये फ्री ही हो गया, ठीक है। कार्यकाल की सुरक्षा है, ठीक है। हटाए जाने का तरीका इनका काफ़ी जटिल होता है, ठीक है, जो भी महाभियोग लगता है वो काफ़ी कठिन काम है। फिर वेतन आदि की सुरक्षा होती है कि आप केवल बढ़ा सकते हैं वेतन, घटा तो सकते नहीं है, ठीक है। अवमानना पर दंड देने की शक्ति, मतलब जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है, जो अभिलेख न्यायालय वाला होता है कि सुप्रीम कोर्ट में कितना था, 129 था ना। आचरण पर इनकी आप बहस नहीं कर सकते हैं। फिर कार्यपालिका के हस्तक्षेप से इनकी स्वतंत्रता है, ठीक है, मतलब संसद में और विधानसभा में मतलब ये जो भी कोर्ट का जो काम होता है उस पर कोई बहस नहीं हो सकती है, ठीक है। फिर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और न्यायालय के अधिकारों के सेवकों की नियुक्ति कर सकता है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं। आप यहाँ पे जो पढ़ेंगे ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है। मुझे लगता है कि 2023 का जो पेट हुआ था उसमें इससे क्वेश्चन आया भी है, ठीक है। तो सबसे पहला आपको ये याद होगा कि देखिए इसमें है क्या इस टेबल में, तो देखिए इस टेबल में यहाँ पे हाई कोर्ट के बारे में बताया गया है, ठीक है, ये हाई कोर्ट है।
ये हाईकोर्ट का क्षेत्राधिकार है, मतलब इस हाईकोर्ट के अंतर्गत में कितना क्षेत्र कवर होता है, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, ये मेन है इसकी राजधानी, मतलब राजधानी आप इसको नहीं कह सकते, मतलब कि मेन जहाँ पे हाईकोर्ट जो है वो मतलब जहाँ पे स्थापित है। और उसके बाद उसकी कुछ खंडपीठ है, जैसे कि हम यूपी की अगर बात करें तो यूपी में जो हाईकोर्ट है वो कहाँ पे है, तो इलाहाबाद में है, ठीक है। और इलाहाबाद के बाद इसकी एक पीठ कहाँ पे है, तो लखनऊ में है, ठीक है। तो ऐसे ही तो उसकी एक पीठ बनी हुई है लखनऊ में, ठीक है। जैसे कि महाराष्ट्र वाला है तो महाराष्ट्र में मुंबई में उसकी एक पीठ कहाँ पे बनी हुई है, तो वो पुणे में बनी हुई है, इसी प्रकार। तो कलकत्ता जो हाई कोर्ट है इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1862 को होती है। इसमें आता कौन कौन सा है, देखिए अगर आप भारत का मैप याद करेंगे ना, तो भारत का मैप कुछ इस प्रकार है, जैसा भी आप इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए, ठीक है, कामर का बन गया। देखिए तो है क्या, जो कलकत्ता हाईकोर्ट है, कलकत्ता कहाँ पे, कलकत्ता यहाँ पे है, और यहाँ पे क्या पड़ता है, अंडमान निकोबार पड़ता है। तो अंडमान निकोबार के सबसे पास पड़ता है ये, ठीक है, तो इसलिए इसको बनाया गया है। तो ये हो गया हमारा पश्चिम बंगाल, फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये इसमें दोनों आता है। और इसकी एक खंडपीठ कहाँ पे बनाई गई है, तो पोर्ट ब्लेयर में बनाई गई है, ठीक है। तो पोर्ट ब्लेयर में भी इसकी एक पीठ बनी हुई है। तो जिन लोगों को भी भाई कोर्ट जाना है तो वो यहाँ पे पोर्ट ब्लेयर में जाके अपील कर सकते हैं, ठीक है। फिर आता है बम्बई वाला, तो बम्बई वाला 14 अगस्त को बना। इसमें कौन कौन सा आता है, तो इसमें महाराष्ट्र आता है, फिर इसमें गोवा भी आता है। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देंगे, देखिए क्या क्या आता है इसमें, इसमें महाराष्ट्र आता है और गोवा, दादर नगर हवेली और दमन दीव, ठीक है। ये इसमें 4 आते हैं, ये बहुत बड़ा है। तो हाई कोर्ट इसमें कहाँ पे, इसमें बम्बई में हाई कोर्ट है। और इसमें जो 3 हैं इसमें खंडपीठ है। खंडपीठ इसकी कहाँ कहाँ पे है, तो एक हो गया नागपुर में, माफ़ कीजिएगा मैंने पुणे कहा था, तो ये नागपुर है। एक तो हो गया इसमें नागपुर, और एक हो गया पणजी। पणजी कहाँ पे, तो पणजी हो गया हमारा गोवा में, ठीक है। और एक हो गया औरंगाबाद, औरंगाबाद भी महाराष्ट्र में ही है, ठीक है। तो मुंबई मेन हो गया और उसकी 3 खंडपीठ हो गई। फिर आते हैं मद्रास में, तो मद्रास में एक तमिलनाडु में है, देखिए यहाँ पे ये मद्रास हो गया हमारा। तो तमिलनाडु पूरा का पूरा, और इसके बॉर्डर पर जस्ट पुदुचेरी आता है, तो पुदुचेरी को भी ये गवर्न करेगा। और ये है कहाँ पे, चेन्नई, ठीक है। फिर इलाहाबाद पे आते हैं, तो इलाहाबाद का इलाहाबाद में ही है, और लखनऊ में इसका खंडपीठ हो गया। कर्नाटक का आते हैं, तो कर्नाटक का कर्नाटक में, फिर बेंगलुरु में स्थित है। पटना पे आते हैं, तो पटना का पूरा बिहार इसका क्षेत्रफल, मतलब बिहार में पूरा ये इसका क्षेत्राधिकार है। और फिर पटना में हाईकोर्ट भी इसका है। फिर आते हैं जम्मू कश्मीर में, तो जम्मू कश्मीर में ही है केवल, ठीक है। और आते हैं मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश पूरा क्षेत्राधिकार है। और जबलपुर में इसका हाईकोर्ट है। और इंदौर और ग्वालियर में देखिए इसकी 2 खंडपीठ है, एक इंदौर में और एक कहाँ पे है, ग्वालियर में। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। फिर पंजाब और हरियाणा, ये इंपॉर्टेंट है, चूँकि 1947 जब आज़ादी मिली थी तो उसी वर्ष का ये बना हुआ है। तो ये पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ जो है वो एक यूनियन टेरिटरी, आपको ये ध्यान देना है। तो इन तीनों का जो हाईकोर्ट है वो कहाँ पे है, चंडीगढ़ में है, ठीक। फिर आते हैं गुवाहाटी, तो गुवाहाटी में देखिए गुवाहाटी में कौन कौन आता है, तो असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम, ठीक है। देखिए ऐसे ऊपर असम आता है, असम के पूरा इधर अरुणाचल प्रदेश आता है ये, तो ये अरुणाचल प्रदेश हो गया, ये असम हो गया। अरुणाचल प्रदेश के नीचे क्या आता है, तो नीचे आता है नागालैंड, और नागालैंड के नीचे यहाँ पे आता है मणिपुर, और मणिपुर के जस्ट नीचे क्या आता है, तो मिजोरम, ठीक है। केवल मतलब बीच में यहाँ पे केवल एक मणिपुर नहीं है, ठीक है। तो मणिपुर को आप किनारे कर दीजिए। मणिपुर के अलावा जो भी यहाँ पे बचता है बॉर्डर वाला एरिया जो है वो सारा का सारा गुवाहाटी में ही आता है। तो इसमें और तो गुवाहाटी इसका मेन हाई कोर्ट है, और इसकी जो खंडपीठ है वो कहाँ पे है, तो कोहिमा में है, ईटानगर में और आइजोल में है। तीनों की जो राजधानी है वहाँ पे बनाई गई है। फिर आते हैं उड़ीसा में, तो उड़ीसा देखिए बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये बना हुआ है 1948 में, और ये फर्स्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस, मतलब आज़ादी के बाद जो सबसे पहला हाई कोर्ट हमारा बना है वो उड़ीसा हाई कोर्ट बना हुआ है, और ये कटक में ये स्थित है। फिर आते हैं राजस्थान में, तो राजस्थान का जो जोधपुर है वहाँ पे इसका मेन है, और जयपुर में ये इसका खंडपीठ बना हुआ है, ठीक है। फिर आते हैं आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का जो है वो हैदराबाद था, मतलब अभी अमरावती हो गया है।
और संविधान लागू होने के बाद मतलब कि 1950 के बाद ये सबसे पहला बना हुआ है। ठीक है, तो एक उड़ीसा हो गया जो आज़ादी के बाद है, और आंध्र प्रदेश है सब संविधान लागू होने के बाद सबसे पहला है। केरल में आते हैं तो केरल का क्षेत्राधिकार है। देखिए केरल में केरल एक लक्षद्वीप है। देखिए केरल ऐसे मैप बनता है ना, तो केरल यहाँ पड़ता है। ठीक है, ये केरल है, तो केरल के जस्ट इधर पास कहाँ पे है, तो ये लक्षद्वीप इधर है, लक्षद्वीप, और इधर अंडमान निकोबार था, तो अंडमान निकोबार का कलकत्ता हो गया, और लक्षद्वीप का क्या हो गया, केरल सबसे पास में है। ठीक है, अब आपको ऐसे याद रहेगा मैप के थ्रू। तो कहाँ थे हम लोग थे केरल में। ठीक है, तो केरल है और लक्षद्वीप है, और ये कहाँ पे, ये कोच्चि में बसा हुआ है जो इसका खंडपीठ है, और मेन जो है वो एर्नाकुलम में है। ठीक है, गुजरात में जो इसका क्षेत्र मतलब एरिया है वो गुजरात का है, और ये बसा हुआ है अहमदाबाद में। दिल्ली में आते हैं तो दिल्ली में 1966 में बनाया गया है। ये आप सन इसको याद करना जरूरी है, क्योंकि दिल्ली इकलौता हाई कोर्ट था, मतलब अब तो नहीं है, अब तो जम्मू कश्मीर भी हो गया है। ठीक है, एक दिल्ली इकलौता ऐसा यूनियन टेरिटरी है कि जहाँ पे हाई कोर्ट था, अब जम्मू कश्मीर भी हो गया है, तो एकमात्र यूटी में हाई कोर्ट। ठीक है, अब एकमात्र नहीं रह गया है। ठीक है, फिर आते हैं हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश में शिमला में है। सिक्किम का गंगटोक में हाई कोर्ट है। फिर देखिए ये है छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर, नहीं ये झारखंड, माफ कीजिएगा जेके है, तो झारखंड है। तो छत्तीसगढ़ का बिलासपुर, उत्तराखंड का नैनीताल और झारखंड का रांची में हो गया। मेघालय का देखिए, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, ये तीनों एक ही साथ बने हुए हैं। ठीक है, ये 23 मार्च को बना है, ये 25 मार्च को बना है, ये 26 मार्च को बना है, मतलब मेघालय पहले, फिर मणिपुर, फिर त्रिपुरा, ये तीनों 2013 में ही बने हुए हैं। ठीक है, तो इनका हो गया शिलोंग में, इम्फाल में और अगरतला, मतलब जो भी इनकी राजधानी है वहीं पे इनको बनाया गया है। फिर सबसे लास्ट बना है तेलंगाना में, तेलंगाना वाला बना है 2019 में 1 जनवरी को, और इसका जो है वो हैदराबाद है। ठीक है, पहले जो हैदराबाद था, देखिए पहले जो हैदराबाद है वो आंध्र प्रदेश का हुआ करता था, लेकिन अब आंध्र प्रदेश का क्या हो गया है, अमरावती। देखिए अ से आंध्र प्रदेश, अ से अमरावती। ठीक है, तो ये इतना हो गया हाई कोर्ट के बारे में। अब कुछ बेसिक पॉइंट है, जैसे कि जो सबसे बड़ा जो उच्च न्यायालय वो इलाहाबाद है, इसमें 160 जजेस हैं। पहली जो महिला न्यायाधीश थी उनका नाम था अन्ना चंडी, और हाई कोर्ट की जो पहली महिला जज थी उनका क्या नाम था, लीला सेठ। गुवाहाटी जो हाई कोर्ट है वो सर्वाधिक 4 राज्यों पर उसका क्षेत्राधिकार आता है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और जो मुंबई हाई कोर्ट है उसका 2 राज्य पे और 2 यूनियन टेरिटरी पे, माफ़ कीजिएगा अब तो 1 हो गया है, पहले एक्चुअली जो ये दमन एंड दीव है और दादर एंड नगर हवेली है, ये दोनों अलग अलग हुआ करती थी, लेकिन अब तो ये क्या हो गया, अब ये जुड़ के 1 हो गया। ठीक है, तो अब ये एक ही यूनियन टेरिटरी यहाँ पे काउंट होगा अब। ठीक है, उसके बाद स्वतंत्रता के बाद जो पहला हाई कोर्ट बना है वो उड़ीसा का बना है 1948 में, दूसरा राजस्थान का बना है। 6 हाई कोर्ट ऐसे हैं जिनकी 1 से अधिक खंडपीठ है, मतलब कि जैसा कि हमने देखा था कि यहाँ पे देखिए, जैसे जैसे मान लीजिए कि ये ही है, तो इनकी खंडपीठ 3 है। ठीक है, जैसे जो गुवाहाटी हाई कोर्ट है उसकी 3 खंडपीठ है, तो यही इसमें कह रहा है कि 6 जो हाई कोर्ट हैं वो ऐसे हैं जिनकी 1 से अधिक खंडपीठ है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि राज्य अपने राज्य के बाहर रिट जो जारी करता है वो अपने राज्य के बाहर जारी कर सकता है। ठीक है, तभी जारी करेगा कि जो वाद है वो पूर्णतः चाहे आंशिक रूप से उस राज्य के क्षेत्राधिकार के भीतर संपन्न हुआ हो। जैसे मान लीजिए कि अगर ये है स्टेट ए और ये है स्टेट बी, मामला गया स्टेट ए में, अब ए जो है वो रिट जारी कर रहा है, लेकिन वो हो सकता है कि जो रिट जो मामला हुआ है वो अंशतः या फिर पूर्णतः वो बी में भी कुछ ना कुछ हुआ हो, तो ए जो है वो रिट जारी कर सकता है बी क्षेत्र के लिए भी। ठीक है, अब हम आएंगे अधीनस्थ न्यायालय पे। तो अधीनस्थ न्यायालय को जानने से पहले आपको ये याद होगा, हमने बताया था कि जो जुडिशरी होती है वो 2 लेवल की होती है, एक हमारी थी हायर और एक हमारी थी लोअर। तो हायर वाले में हमारा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट था, और लोअर वाले में हमारा जो है सबऑर्डिनेट कोर्ट होता है, मतलब कि अधीनस्थ न्यायालय होता है जो जिले पे होता है। ठीक है, अधीनस्थ न्यायालय भी भाग 6 के अंतर्गत आता है, और आर्टिकल 233 से 237 के बीच में ये आता है। ठीक है, तो जो जनपद पे न्यायालय होता है उसको 3 भाग में मुख्यतः बांटा गया है। पहला है दीवानी न्यायालय, और दूसरा है फौजदारी न्यायालय, तीसरा है राजस्व न्यायालय। दीवानी न्यायालय क्या होता है कि जहाँ पे धन संबंधी चाहे वित्त संबंधी कोई भी वाद विवाद होता है तो ये दीवानी होता है। फौजदारी में कोई भी जैसे हत्या हो गया, रेप हो गया, ये सब जो होता है तो ये सब आता है फौजदारी में। और उसके बाद राजस्व में क्या होता है, राजस्व में आप लोगों ने सुना होगा कि
मालगुजारी जमा होती है, ठीक है, किसी का जैसे हाउस टैक्स वैक्स लगता है, ये सारा किस में आता है, तो ये राजस्व न्यायालय में आता है। दीवानी न्यायालय में जो सबसे उच्च होते हैं, ठीक है, वो होते हैं क्या, जिला न्यायाधीश, मतलब कि जो डीएम होते हैं ये सबसे उच्च होते हैं, और डीएम के सहायक होते हैं, क्या कहते हैं उनको, एडीएम कहते हैं, ठीक है। ऐसे फौजदारी न्यायालय में, फौजदारी में जो सबसे उच्च होते हैं उनको कहते हैं सत्र न्यायाधीश, उनको कहते हैं, और उनके सहायक होते हैं अपर सत्र न्यायाधीश, ठीक है, मतलब कि एडिशनल सत्र न्यायाधीश हो गए। राजस्व न्यायालय में जो सबसे उच्च होते हैं वो होते हैं जिलाधिकारी, मतलब कि डीएम, ठीक है, ये हो गया। और डीएम के नीचे क्या होते हैं, तो एसडीएम होते हैं, एसडीएम के नीचे तहसीलदार, और तहसीलदार के नीचे नायब तहसीलदार, आप ये सब जानते होंगे क्रम। फिर यहीं पे बीच में नीचे लेखपाल आते हैं, ठीक है, लेखपाल। तो ये इनका क्रम है। ऊपर से नीचे हम लोग कुछ क्रम देख लेते हैं, जैसे कि दीवानी में देखें तो दीवानी में सबसे बड़े होते हैं डीएम, डीएम के सहायक होते हैं एडीएम, ठीक है। उसके बाद होते हैं सीनियर डिवीजन, ठीक है, और उसके बाद कौन से होते हैं, तो जूनियर डिवीजन होते हैं, ठीक है। सीनियर डिवीजन और जूनियर डिवीजन, इनको प्रथम श्रेणी भी कहा जाता है, इनको मतलब कनिष्ठ जज इनको कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं फौजदारी में, तो फौजदारी में हमने देखा कि सत्र न्यायाधीश होते हैं और अपर सत्र न्यायाधीश, तो ये सबसे ऊपर वाले हो गए। उनकी सहायता के लिए कौन से होते हैं, तो सीजेएम होते हैं, ठीक है, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट होते हैं, इनको दंडाधिकारी कहा जाता है, और उनके बाद एक अतिरिक्त होते हैं कि एक एडिशनल होते हैं। फिर न्यायालय प्रथम श्रेणी और फिर न्यायालय द्वितीय श्रेणी। देखिए यहाँ पे जो प्रथम श्रेणी है ना, वो ये सेकेंड लेवल पे ही आ जाता है, लेकिन यहाँ पे जो प्रथम श्रेणी है वो थर्ड लेवल पे आता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट ध्यान देना आपको। और अंत में फिर न्याय पंचायत, और इसमें भी न्याय पंचायत माफ कीजिएगा। जो अधीनस्थ न्यायालय होता है वो जिला स्तर का होता है, और इसे जिला न्यायालय भी इसको कहा जाता है। यह जिले का सबसे बड़ा न्यायालय होता है, ठीक है। जिला न्यायालय का जो प्रधान होता है वो होता है जिला न्यायाधीश, ठीक है। यह दीवानी और फौजदारी दोनों सुनता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे एक चीज़ ध्यान से समझेंगे, जिला न्यायालय का जो सबसे बड़ा प्रधान होता है वो कौन होता है, जिला का न्यायाधीश, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि जो जिला का न्यायाधीश है ये दीवानी मामले भी सुनता है और ये फौजदारी मामले भी ये सुनता है, ये दोनों सुनता है। जब ये दीवानी का मामला सुनेगा तब इसको हम लोग क्या कहेंगे, जिला का जज कहेंगे, और जब ये सत्र फौजदारी का मामला सुनेगा तब इसको हम लोग क्या कहेंगे, सत्र न्यायाधीश कहेंगे, ठीक है। ये 3 पॉइंट आपका क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पे देखिए ये दीवानी भी सुनता है और फौजदारी भी सुनता है। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं जिला का न्यायाधीश। जब ये दीवानी का मामला सुनेगा तब उसको जिला का न्यायाधीश कहेंगे, और जब वो फौजदारी का मामला सुनेगा तब उसको क्या कहेंगे, सत्र न्यायाधीश कहेंगे, या फिर उसको यहाँ पे क्या कहेंगे, उसको जिला जज भी यहाँ पे कहा जाता है, ठीक है, जिला जज भी उसको कहा जाता है, ठीक है। तो ये एक बेसिक अंतर है। एक ही व्यक्ति होता है लेकिन वो अलग अलग जब मामले सुनता है तो वो अलग अलग उसका पद होता है, ठीक है। इसको जिला और सत्र न्यायाधीश भी इसको कहा जाता है, क्योंकि जिला भी न्यायाधीश भी और ये सत्र न्यायाधीश, ये दोनों होता है, ठीक है। जिला न्यायाधीश का कार्यभार जब ज़्यादा हो जाता है तो उसको देखते हुए अपर जिला न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। अपर जिला मतलब कि एडिशनल, एक लोग एडिशनल रहेंगे, ठीक है। वह अपर सत्र न्यायाधीश नियुक्त किए जाते हैं। अधिकार, इनका जो अधिकार होता है, जो अपर वाले लेवल के लोग होते हैं, इनका अधिकार भी जिला जज के समान होता है, चूंकि रैंक देखिए इनकी सेम होती है, ठीक है। होता क्या है कि काम चूंकि जब बढ़ जाता है, जितना काम था, काम ज़्यादा है, तो इतना काम तो पहले जो जिला जज थे वो कर रहे थे, लेकिन काम ज़्यादा हो गया तो एक अपर को रखना पड़ा, मतलब एक एडिशनल आदमी को रखना पड़ा। तो रैंक दोनों की सेम होती है, अधिकार सेम है, केवल वो एडिशनल कहे जाएंगे बस। अनुच्छेद 233, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, पदस्थान में प्रोन्नति राज्य के राज्यपाल के द्वारा। अब ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो जिला पे जो नियुक्ति होगी वो कौन करेगा, तो राज्यपाल करेंगे। हाईकोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनसे परामर्श के पश्चात करेंगे, ठीक है। अब कुछ पॉइंट मैंने यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है पहले ही, वैसे सब पूछने की संभावना कम ही है, लेकिन फिर भी आप इसको देख लीजिए। देखिए जो जिला न्यायाधीश होते हैं, मतलब कि जो डीएम होते हैं, चाहे जो एडीएम होते हैं, ठीक है, इनका ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन होता है, और ये 5 लाख रुपए तक की अपील सुन सकते हैं और 1 लाख रुपए तक का ये पुनर्निरीक्षण कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो फौजदारी में होता है तो ये कोई भी पनिशमेंट दे सकते हैं, ठीक है, और ये ओरिजिनल और इनका अपीलिएट जुरिस्डिक्शन होता है, ठीक। ये 2 पॉइंट।
और कोई भी व्यक्ति जिला का न्यायाधीश तभी नियुक्त किया जा सकता है कि जब वह पहले से ही संघ या राज्य की न्यायिक सेवा में हो, या फिर ठीक है कम से कम यहाँ पे कितना लगता है, तो 7 वर्ष लगता है। ठीक है, 7 वर्ष तक वो अधिवक्ता के रूप में काम किया हो और उसकी नियुक्ति हाई कोर्ट ने सिफारिश से की हो। ठीक है, तो 7 वर्ष तक उसको कम से कम उसको वकील होना ही होना चाहिए। जिला जज जो होते हैं उनकी नियुक्ति किस प्रकार से होती है, तो नियुक्ति उनकी 2 तरीके से होती है। एक होती है जो लोग पहले से सेवा में लगे हुए हैं, मतलब कि जो लोग पहले 7 वर्ष से ज़्यादा का अनुभव ले चुके हैं वहाँ उनको बनाया जा सकता है, या फिर अधिवक्ताओं की सीधी भर्ती होती है। आप लोगों ने सुना होगा जो PCSJ का एग्जाम होता है, ठीक है, ये PCS लेवल ही है, केवल ये जुडिशरी का है PCSJ। तो अधिवक्ताओं की सीधी भर्ती करके भी बनाए जाते हैं। अब हमने इसमें देखा था कि प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग हमने देखा था, प्रथम श्रेणी द्वितीय श्रेणी। तो संघ व राज्य में न्यायिक सेवा में जो भी कार्यरत व्यक्ति होते हैं, ठीक है, वो प्रथम वर्ग में आते हैं, और द्वितीय श्रेणी में अधिवक्ता के रूप में जिन्होंने 7 वर्ष का अनुभव प्राप्त किया हुआ होता है वही इसके योग्य माने जाते हैं। इसमें देखिए जिला लेवल पे ना कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं पढ़ने के लिए, ठीक है, लेकिन कुछ भी जो बेसिक चीज़ें मैं वो बता दे रहा हूँ। और जिला न्यायाधीश को किसी भी मूल्य के, किसी भी मूल्य मतलब कि कितना भी, जैसे अगर कोई मामला फंसता है तो वो कितने भी प्रॉपर्टी का वो हो सकता है, किसी भी मूल्य के सिविल सेवाओं की सुनवाई की आरंभिक अधिकारिता है। आरंभिक अधिकारिता मतलब कि सबसे पहले उस केस को वो सुन सकता है। जैसे कि मान लीजिए अगर 5 करोड़ का अगर मामला है तो वो सुन लेगा। इसे अपीलीय में अगर कोई अपील के माध्यम से पहुंचता है तो 5 लाख तक का, और पुनर्निरीक्षण के मामले में अगर कोई जाता है तो 1 लाख तक की अधिकारिता भी इसको प्राप्त है। आपराधिक मामलों में उसे आरंभिक व अपीलीय दोनों प्रकार की अधिकारिता प्राप्त है। तो एक चीज़ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट आपको ये मिला है कि जो जिला न्यायाधीश होते हैं उनको केवल अपीलीय अधिकारिता प्राप्त होती है, ठीक है, और पुनर्निरीक्षण वाली जो भी है, और जो आपराधिक मामलों में इनको आरंभिक, मतलब जो आरंभिक अधिकारिता है ये, और अपीलीय इनको दोनों प्राप्त है। ठीक है, सत्र न्यायाधीश जो है वो कोई भी दंड दे सकता है, किंतु उसके द्वारा दिए गए मृत्युदंड, अगर ये हमने पहले भी पढ़ा था कि अगर कोई मृत्युदंड वो देता है तो हाईकोर्ट की परमिशन जो है वो आवश्यक है। ठीक है, फिर एक होते हैं सिविल जज सीनियर डिवीजन। यहाँ पे देखिए सारा ये दिया हुआ है, आप जब इस टेबल को देखेंगे यहाँ पे देखिए जो सिविल जज ये सीनियर डिवीजन आते हैं, यही लाइन से। फिर सिविल जज का हम लोग जूनियर डिवीजन पढ़ेंगे। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोग पढ़ रहे थे जिला न्यायाधीश और सत्र न्यायाधीश के बारे में पढ़ रहे थे। इंपॉर्टेंट क्या हमने पढ़ा था कि जो जिला न्यायाधीश होते हैं उनका केवल ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन होता है, और जो सत्र न्यायाधीश होते हैं उनका ओरिजिनल और अपीलेट, इनका दोनों जुरिस्डिक्शन होता है। ठीक, यही एक अंतर है मेन। देखिए जो सिविल जज होते हैं, तो सिविल जज किसी भी मूल्य की सिविल की सुनवाई कर सकते हैं, और ये इनका आरंभिक अधिकार है, और ये 1 लाख रुपए तक की अपील को ये सुन सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद सिविल जज जो जूनियर डिवीजन आते हैं इनको मुंसिफ चाहे कनिष्ठ न्यायालय भी इनको कहा जाता है, और ये 1 लाख रुपए तक की दीवानी का सुनने का अधिकार है, और इनको अपील सुनने का अधिकार इनको नहीं है। अपील एक्चुअली होती क्या है, मान लीजिए कोई मामला कोर्ट में गया हुआ है और उसका डिसीजन आ गया, हम उससे सेटिस्फाइड है तो फिर से अपील करेंगे, तो वही अपील होता है, जो फिर से एक बार मतलब रिक्वेस्ट किया है कि आप इसको फिर से एक बार देखिए। एक होता है लघु वाद न्यायालय, स्मॉल केस कोर्ट होता है। तो ये क्या होता है कि ये भी दीवानी के मामले ही सुनते हैं, बस इसमें ये है कि ये 5,000 रुपये तक का केवल मामला सुनते हैं जहाँ धन की वसूली की मांग की गई हो। ये किराया वसूली, मकानों दुकानों किराएदारों की बेदखली के 25,000 रुपये मूल्य के वादों की सुनवाई करते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए अगर कोई दुकान लिया आपसे किराए पे, ठीक है, और कह रहा है कि हम दुकान खाली नहीं करेंगे, ठीक है, और वो 25,000 रुपये तक का उसका भाड़ा है, तो इस प्रकार का जो मामला होता है, तो ये सब सारे मामले जो होते हैं, ये जो लघुवाद कोर्ट होता है वहाँ पे ये सुना जाता है। ठीक है, लघुवाद न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती है, क्योंकि छोटा न्यायालय यहाँ पे आप अपील नहीं कर सकते हैं। केवल पुनर्निरीक्षण, केवल रिवीजन किया जा सकता है। जिला जज के आदेशों के विरुद्ध रिवीजन हाई कोर्ट में किया जा सकता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अगर जिला जज अगर कोई फैसला दे और आप उससे संतुष्ट नहीं है तो आप कहाँ जाएंगे, हाई कोर्ट में फिर जाएंगे। हम लोग फिर आ गए किसमें, सत्र न्यायाधीश में आ गए। मतलब हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा था, हम लोगों ने पढ़ा था जिला जज वाला हिस्सा। ठीक है, जिला जज हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो अब हमारा आता है सत्र न्यायालय। ठीक है, सत्र न्यायालय यहाँ से प्रारंभ होगा। तो सत्र न्यायालय वाले में जो होते हैं, जो CJM होते हैं,
तो सीजीएम 7 वर्ष तक का कारावास दे सकते हैं। देखिए ये जो पॉइंट है ना, यही इंपॉर्टेंट है, यही पूछा सकता है कि सीजीएम जो होते हैं वो 7 वर्ष तक का कारावास दे सकते हैं या फिर कोई भी जुर्माना लगा सकते हैं। कोई जुर्माना मतलब कि किसी भी धन के उसका कोई लिमिट नहीं है, कितना भी जुर्माना लगा सकते हैं। फिर जो प्रथम श्रेणी के होते हैं वो 3 वर्ष तक का कारावास दे सकते हैं और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना, 1 लाख नहीं है 10,000 है, ठीक है। और फिर जो द्वितीय श्रेणी के होते हैं वो 1 वर्ष तक का कारावास और 5,000 रुपये तक का जुर्माना या फिर दोनों, ठीक है। तो यहाँ पे 3 चीज़ें निकल के क्या आई, 7 वर्ष, 3 वर्ष, 1 वर्ष, ठीक है। और जुर्माना में इसमें कोई लिमिट नहीं है, इसमें 10K है और इसमें 5K है, ठीक है। तो ये हो गया हमारी प्रथम श्रेणी, ये हो गया हमारा द्वितीय श्रेणी और ये हो गया हमारे जो मुख्य जो थे न्यायिक मजिस्ट्रेट वो। और इसमें हमने एक चीज़ और क्या पढ़ा था, जो सत्र न्यायालय था उसमें 7 वर्ष तक आप कहीं भी वकील रहे हों, ठीक है, तब आप जो है वो जज बनने के लिए आप एलिजिबल हैं, ठीक है। फिर आता है राजस्व न्यायालय। तो राजस्व न्यायालय में क्या है कि ये राजस्व न्यायालय में होता है राजस्व मंडल, ठीक है, रेवेन्यू ऑफ बोर्ड, ये सबसे ऊपर होता है राज्य में, ठीक है। प्रत्येक राज्य में एक राजस्व मंडल होता है। राज्य में राजस्व संबंधी जितने भी मामले हैं उसकी सबसे बड़ी अदालत जो होती है वो रेवेन्यू ऑफ बोर्ड ही होती है। इसके निर्णय के विरुद्ध, देखिए ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसके निर्णय के विरुद्ध आप अपील कर सकते हैं। कहाँ पे, तो हाई कोर्ट में आप अपील कर सकते हैं, ठीक है। उसके एक पद नीचे कौन आता है, तो एक पद नीचे उसके आते हैं कमिश्नर आते हैं या फिर आयुक्त आते हैं। तो राज्य कई कमिश्नरियों में बटा होता है, प्रत्येक खंड का प्रधान जो होता है वो कमिश्नर होता है, ठीक है। जिलाधीश के फैसले के विरुद्ध यहाँ पे अपील की जाती है, मतलब जो भी जिला पे जो भी फैसला होता है, देखिए जैसे होता क्या है कि ये पूरा पूरा मान लीजिए स्टेट है, इस स्टेट को 6 हिस्से में बांटा गया, मतलब कि 6 कमिश्नरी में बांटा गया, ठीक है, 6 कमिश्नरी हो गया। अब हर कमिश्नरी में मान लीजिए कमिश्नरी नंबर अगर 5 है तो इस कमिश्नरी में हो सकता है कि 4-5 मान लीजिए चाहे 6 जिले हों, ठीक है। तो हर जिले से, अगर जिले से जो भी डिसीजन आता है और आप अगर उससे संतुष्ट नहीं है तो आप कहाँ जाएंगे, आप जाएंगे कमिश्नरी में, ठीक है। आप सीधे राज्य लेवल पे आप नहीं पहुंच जाएंगे कि आप रेवेन्यू बोर्ड पे आप पहुंच गए स्टेट में, सीधे आपको वहाँ फैसला सुन लिया जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आप जाएंगे पहले कमिश्नरी में जाएंगे और फिर वहाँ पे आप अपना अपील दायर करेंगे और वहाँ पे मामले को सुना जाएगा। तो यही इसमें कहा गया है कि जो प्रत्येक खंड का एक प्रधान जो होता है वो कमिश्नर होता है, मतलब हर जो 6 इसका ब्लॉक है तो इसका सबका जो प्रधान होगा वो कमिश्नर होगा। और जिलाधीश मतलब कि जो जिला पे जो फैसला होता है उसके फैसले के विरुद्ध हम कमिश्नरी में अपील करते हैं और आयुक्त के फैसले के विरुद्ध अपील राजस्व मंडल। अगर आप कमिश्नरी के फैसले से भी अगर आप संतुष्ट नहीं हैं, अगर आप और ऊपर जाना चाहते हैं तो फिर आप कहाँ जाएंगे, फिर तो आप जो स्टेट में जो सबसे बड़ा जो परिषद है राजस्व मंडल चाहे परिषद, आप वहाँ पे जाएंगे। उसके बाद आते हैं जिलाधीश। जिलाधीश में जो माल गुजारी की वसूली के लिए प्रत्येक जिले में एक जिलाधीश होता है जो तहसीलदार तथा एसडीएम के निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनता है, ठीक है। मतलब इसके नीचे तहसीलदार होते हैं, तहसीलदार के ऊपर एसडीएम होते हैं। तो अगर इन दोनों से अगर कोई संतुष्ट नहीं है तहसीलदार से और एसडीएम से, तो वो अपील कहाँ करेगा, तो अपील वो जिलाधीश पे करेगा। जिलाधीश से संतुष्ट नहीं तो कहाँ करेगा, तो वो कमिश्नर को करेगा और कमिश्नर से संतुष्ट नहीं तो कहाँ करेगा, फिर वो रेवेन्यू कोर्ट में करेगा, ठीक है। तो एक एक स्टेप बस ऊपर अपील होती रहेगी, ठीक है। और इसके नीचे कौन होते हैं, तो इसके नीचे होते हैं लेखपाल, बीच में एक 2 लेवल और होता है, लेखपाल डायरेक्ट नहीं होते तहसीलदार के नीचे, ठीक है। तो फिर जिलाधीश हो गया ये। अब आता है सब डिविजनल मजिस्ट्रेट मतलब कि एसडीएम। एसडीएम क्या करते हैं कि जिला जो होता है वो कई सब डिवीजन में बटा होता है, ये जिलाधीश के अधीन रहकर राजस्व व शांति को देखता है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो एसडीएम होते हैं वो क्या देखते हैं, तो वो राजस्व देखते हैं और क्या देखते हैं, वो शांति भी देखते हैं, ठीक है। शांति इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे। और उसके बाद आते हैं तहसीलदार। तो तहसीलदार क्या करते हैं, तो तहसीलदार के जिम्मे मालगुजारी होती है और मालगुजारी की वसूली होती है तथा शांति होती है, ठीक है। ये इतना चीज़ हो गया। तो ये हमारा जो राजस्व वाला कोर्ट है वो कंप्लीट होता है, इसमें बहुत कुछ नहीं है। देखिए जिला लेवल से जो पूछा जाता है मैं उसको बार फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूँ कि पहली बात तो आपको अगर जज बनना है 7 वर्ष का अनुभव चाहिए, ठीक है। पहला पॉइंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा ये इंपॉर्टेंट है कि जो सत्र न्यायालय था, ठीक है, सत्र न्यायालय में जो सजा देने का जो प्रावधान था तो वो था 7 वर्ष, 3 वर्ष, 1 वर्ष, ठीक है। जो सत्र लेवल पे जो जिला पे होंगे वो देंगे 7 वर्ष और यहाँ पे कोई धन का कोई लिमिट नहीं, कितना भी वो जुर्माना लगा सकते हैं या फिर वो दोनों दे सकते हैं।
यहाँ पे कितना है, जो 3 वर्ष है, तो ये प्रथम श्रेणी पे थे, ये प्रथम श्रेणी, और यहाँ पे 10,000 था, और यहाँ पे सेकेंड डिवीजन था, द्वितीय श्रेणी, और ये 5,000 था। एक चीज़ तो ये याद इसमें करनी है जिला वाले में। उसके बाद एक चीज़ और बचती है, ये वाले देखिए, जो जिला पे जो न्यायाधीश होते हैं ना, जिला न्यायाधीश जो दीवानी का मामला सुनते हैं, इनको केवल ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन होता है, ठीक है। और जो फौजदारी का मामला जो सुनते हैं, मतलब जो सत्र न्यायाधीश होते हैं, इनको ओरिजिनल और अपीलिएट ज्यूरिसडिक्शन होता है, मतलब कि ये अपील भी सुनते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट हो गया। हमने ये तो देखा ही, 3,000, 3 वर्ष और 10,000, 1 वर्ष 5,000 और 7 वर्ष और एनी वैल्यू, हमने ये तो देखा ही। और इसमें हमने देखा कि वो अपील सुनते हैं, ठीक है, किसी भी सीमा की। तो फौजदारी वाला तो क्लियर हो गया। फिर राजस्व वाला आपने देखा ही है कि नायब तहसील, मतलब अपील जो होती है ये एक एक लेवल ऊपर चली जाती है, ठीक। जो जिलाधिकारी होते हैं वो जिले में होते हैं, और ये हमने सारा देखा, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, ये हमने सारा देखा हुआ है, इसमें कुछ बचा नहीं हुआ है। अब बचता है केवल क्या, न्याय पंचायत केवल इसमें बच जाता है, ठीक है। न्याय पंचायत, ठीक है। न्याय पंचायत वैसे दिया तो नहीं है सिलेबस में, लेकिन कुछ इसमें बेसिक चीज़ें हैं, हम लोग तो देख लेते हैं, ठीक है। न्याय पंचायत एक्चुअली होती क्या है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे निचले लेवल पे, ठीक है, एक न्याय पंचायत बनाई जाती है, ठीक है। और ये 500 रुपये तक के दीवानी और फौजदारी मामले का ये सुनवाई करता है। 250 रुपये का ये जुर्माना लगा सकता है, ठीक है, किंतु कारावास का ये दंड नहीं दे सकता है। भाई कारावास का दंड देना चालू कर देंगे तो हर गांव में जिसके परिचय का कोई होगा तब तो उसको कारावास भेज दिया जाएगा तुरंत। इसके निर्णय के विरुद्ध अपील आप नहीं कर सकते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप कहीं भी न्याय पंचायत का आप अपील नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एक टॉपिक इसमें आता है फिर ग्राम न्यायालय। ग्राम न्यायालय यूपी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि सबसे पहले जो ग्राम न्यायालय की स्थापना की गई थी वो यूपी में ही की गई थी, ठीक है। प्रत्येक व्यक्ति तक न्याय पहुंच हो, इसके लिए संसद ने सन 2008 में ग्राम न्यायालय अधिनियम पारित किया, जो 2 अक्टूबर 2009 से लागू हो गया, ठीक है। तो अधिनियम पारित कब होता है, 2008 में पारित होता है, 2009 से ये लागू हो जाता है गांधी जी के जन्मदिवस से। इस न्यायालय में भी इंपॉर्टेंट क्या है कि इसमें जो जज बैठेंगे वो किस स्तर के जज होंगे, ठीक है। तो इस न्यायालय में जो भी न्यायाधीश बैठते हैं वो प्रथम श्रेणी के होंगे। प्रथम श्रेणी वाला हमने क्या पढ़ा था, 3 वर्ष पढ़ा था, और क्या पढ़ा था, 10,000। इनकी नियुक्ति कौन करेगा, तो नियुक्ति इनका करेगा राज्यपाल, हाई कोर्ट की सलाह पर करेगा, प्रत्येक पंचायत के खंड स्तर पर। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है, कि जैसे जो भी गांव होता है तो आपका गांव का जो भी ब्लॉक होता है, ठीक है, ब्लॉक लेवल पे एक एक जो है वो ग्राम पंचायत का स्थापना किया जाएगा। ये आपराधिक और सिविल ये दोनों मामले देखा है। अधिकतम ये 2 वर्ष की सजा जो है वो दे सकते हैं, मतलब ऐसे मामले की ये सुनवाई करेंगे जिसमें अधिकतम 2 वर्ष की सजा जो है वो दी जा सके, ठीक है। कुछ देखिए यहाँ पे जो ये दिया गया ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये इसको अलग से भी पूछा गया है कई एग्जाम में। घरेलू हिंसा वाला कब है, घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम 2005 है। बधुआ मजदूरी बहुत बार पूछा गया है, 1976 का है, ठीक है। सिविल राइट जो एक्ट होता है ये 1955 का है, और न्यूनतम मजदूरी एक्ट 1948 का है। ये चारों के चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आते हैं, इनको आपको भूलना नहीं है, ठीक है। सिविल मामला जो होता है ना, तो वहाँ पे आपसी सहमति से भी मतलब जो केस है वो सुलझ सकता है। जैसे मान लीजिए गांव में 2 लोग हैं, कोई उनका धन का विवाद है और गए कोर्ट में, तो कोर्ट कोशिश यही करती है कि उनका सुलह हो जाए। तो सिविल मामले में आपसी सहमति तथा आपराधिक मामले में प्ली बार्गेनिंग के माध्यम से अभियुक्तों को अपना अपराध स्वीकार करने का मौका जो है वो दिया जाता है, ठीक। ध्यातव्य है कि निःशुल्क न्याय प्रदान करने की ये व्यवस्था है। यह चलते फिरते मोबाइल कोर्ट की भांति है जो गांवों में जाकर ये सुनवाई करती है, ठीक है। गांव में जाएगा, पूरा एक कोर्ट बैठता है और वहाँ पे जाके सुनवाई करेगा। फिर आता है फैमिली कोर्ट। फैमिली कोर्ट आप छोड़ दीजिए, कुछ है नहीं, जिसको पढ़ना हो यहाँ पे पढ़ सकता है, ठीक है, कि राज्य सरकार द्वारा किया जाता है ये हाई कोर्ट की सलाह पे। जहाँ पे आबादी 10 लाख से अधिक हो तो वहाँ पे ये किया जाता है। जैसे कि शहर में आप देखेंगे जिला लेवल पे मतलब कुटुंब न्यायालय होता है,
तो कुटुंब न्यायालय में जो भी पति पत्नी का जो लड़ाई झगड़ा होता है वो सब, नाबालिग बच्चों का संरक्षण, गुजारा भत्ता, ये सब आदि दिया जाता है, यही सब होता है इसमें। फिर परिवार न्यायालय के विरुद्ध जो अपील है वो हाई कोर्ट में कर सकते हैं, कम से कम 2 जजों की बेंच इसको सुनेगी, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं। अनुच्छेद 136, हमने क्या पढ़ा था, अनुच्छेद 136 सुप्रीम कोर्ट की जो स्पेशल पावर होती है, ठीक है, अवशिष्ट शक्तियाँ, अवशिष्ट शक्तियाँ हमने पढ़ा था आर्टिकल 136 में, ठीक है। फिर आता है मोबाइल कोर्ट। मोबाइल कोर्ट की जो अवधारणा है ये एपीजे अब्दुल कलाम की है, और सबसे पहला प्रयोग इसका 2007 में हरियाणा के मेवात जिले में की गई थी। इसका उद्देश्य क्या है कि अदालत जो है वो स्वयं जनता के पास पहुंचेगी, ताकि जनता का जो न्याय प्राप्ति के लिए जो धन और समय का जो खर्चा होता है वो न हो। इसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो इसकी अध्यक्षता में जो अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश हैं और उनके साथ साथ न्यायिक दंडाधिकारी भी करते हैं, ये दोनों मामले सुने जाते हैं। इसको देखिए, मोबाइल कोर्ट को एक नाम दिया गया है जस्टिस ऑन व्हील्स। एक्चुअली क्या होता है कि एक बड़ी सी बस टाइप की होती है और जाती है गांव गांव पे, वहाँ पे पूरी पंचायत बैठती है और फिर मामले सुनती है वहाँ पे। तो इस मोबाइल अदालत एक बस के भीतर होती है और खुले मैदान में ये लगाई जाती है। फिर एक है फास्ट ट्रैक कोर्ट, ठीक है। फास्ट ट्रैक कोर्ट क्या होता है, फास्ट ट्रैक कोर्ट में आपराधिक प्रवृत्ति के जो भी लंबित मामले होते हैं, जैसे फास्ट ट्रैक क्या है कि मान लीजिए कि अगर आपका केस चल रहा है, ठीक है, वो बहुत दिन से लंबित पड़ा हुआ है, तो सरकार क्या करती है कि आपका केस जो है ना वो फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रांसफ़र कर देगी। कि आपका केस अगर बहुत धीरे धीरे चल रहा है तो फास्ट ट्रैक में ट्रांसफ़र हो गया, तो उसकी सुनवाई, जो उसकी जो आप सुनते हैं कि उसकी डेट पड़ी है, लोग कहते हैं कि जिसका केस रहता है कहते हैं आज मेरी इस दिन को डेट पड़ी है, ठीक है, तो हमको जाना है। तो जब डेट जो पड़ती है ना तो वो जल्दी जल्दी पड़ने लगती है। पहले का तो पहले महीने महीने डेट पड़ती है, फास्ट ट्रैक कोर्ट में पहुंच जाएगा तो आपको हर हफ्ते पहुंचना पड़ता है, यही अंतर होता है। आपका मामला जो है वो फास्ट ट्रैक हो जाता है। ये अदालतें 11वें वित्त आयोग की सिफारिश पर स्टार्ट की गई थी। विशेषतः ये 2 वर्ष से जो पुराने मामले होते हैं इसमें चुना जाता है, और अपराधी जमानत पर हो, ठीक है, ऐसे मामले को चुना जाता है। देश में प्रत्येक जिले में औसतन 5 फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना करनी है, ठीक है। एक जिले में 5 फास्ट ट्रैक कोर्ट होना चाहिए, ये इन लोग का टारगेट है। प्रारंभ में इसका गठन 5 वर्षों के लिए किया गया था, लेकिन ये उतना भी सक्सेसफुल नहीं है। फिर आता है ई कोर्ट, चाहे वर्चुअल आभासी कोर्ट जो होता है, इसको टेली जस्टिस भी कहते हैं, ठीक है, दूरस्थ न्याय इसको कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो है वो केस को सुना जाता है। अब तो ये थोड़ा नॉर्मल हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के बहुत से ऐसे फैसले जो अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होते हैं। फिर आता है कंज्यूमर कोर्ट, ये सब मत पढ़िए, कुछ मतलब नहीं है सब पढ़ने का। कोर्ट मार्शल सब छोड़ दीजिए। हाँ, आप ये पढ़ सकते हैं, जो अधिकरण जो होते हैं इनको अर्ध न्यायिक निकाय है, क्वासी जुडिशियल है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट में आता है ट्रिब्यूनल जो होता है, ठीक है। तो 42वें संविधान संशोधन में इसको जोड़ा गया है। और ये भाग कौन सा है, तो भाग 14वां का क वाला है, मतलब 14 का ए है। आर्टिकल कौन सा इसमें है, तो 323 का ए है और 323 का बी है। ये क्या होते हैं, ये मतलब अर्ध न्यायिक होते हैं ये, ठीक है। ये पूर्ण न्यायिक नहीं है, ये अर्ध न्यायिक है, इनको आधा पावर होती है। 323 के क में प्रशासनिक अधिकरण आते हैं और 323 के ख में अन्य मामलों से जुड़े अधिकरण आते हैं। एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितने भी न्यायालय होते हैं वो अधिकरण तो हो सकते हैं, क्योंकि देखिए भाई न्यायालय के पास तो पूरी पावर है, ठीक है, और अधिकरण के पास तो आधी पावर है। तो जितने भी न्यायालय हैं वो तो अधिकरण तो हैं ही, लेकिन जितने भी अधिकरण होते हैं वो तो न्यायालय नहीं हो सकते हैं। क्योंकि अधिकरण के पास अगर हम मान लीजिए एक एग्जाम्पल के तौर पर समझा जाए, अधिकरण के पास मान लीजिए अगर 5 यूनिट की पावर है, न्यायालय के पास 10 यूनिट की पावर है, तो न्यायालय तो अधिकरण हो सकता है भाई, क्योंकि इसमें तो 2 अधिकरण आ जाएंगे, 5 लेकिन जो अधिकरण है उसके पास तो 5 ही है ना, तो ये तो पूरा 10 हो नहीं सकता है। तो यही कहा गया है कि जो अधिकरण होते हैं वो न्यायालय नहीं हो सकते हैं, जो कि न्यायालय होते हैं वो अधिकरण हो सकते हैं, बस। तो ये आपका टॉपिक अब ख़त्म होता है कोर्ट वाला, और मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ बचा हुआ है। और जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं अंतिम तक पहुँचे हैं, तो आप लोग ये जान जाइए कि रात को 11 बजे हम लोग मिलेंगे लाइव क्लास में। और हम लोग वहाँ पे क्या डिस्कस करते हैं, हम लोग वहाँ पे डिस्कस करते हैं MCQ, हमने जो भी ये टॉपिक दिन में पढ़ा हुआ हो उसका। और मैं चाहता हूँ कि भाई देखिए कम से कम 2 3 4 लोग तो हो ही, ठीक है, जिससे मैं भी प्रश्न करूँ और कुछ लोग जवाब देने वाले रहें। अकेले बैठ के ऐसे प्रश्न करना अच्छा लगता नहीं है। तो चलिए मिलते हैं रात को क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। और देखिए मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ ना, आप अगर इतना पढ़ लेते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि एग्ज़ाम में इससे बाहर कुछ आने की
संभावना रह जाती है। इतना अपने आप में बहुत ज़्यादा सफिशियंट है, पेपर चाहे कितना भी डीप बने। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।